बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूं आपकी मेज़बान जुगन काजिम और आप सबको विश करना चाहूँगी हैप्पी मंडे। यूजुअली हम लोग जुम्मा मुबारक कहते हैं तो सारे ऑब्वियसली जुम्मे की एक खुशी भी होती है और उसके अलावा दूसरी एक्साइटमेंट ये होती है कि ओह वीकेंड आ गया। लेकिन मंडे को अगर आप लोगों के सोशल मीडिया को देखें और पोस्ट को देखें तो हर बंदा जो है कोई नेगेटिव या डिप्रेसिंग पोस्ट ही लगा रहा होता है कि आए हाय फिर मंडे आ गया। लेकिन हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमें एक और दिन नसीब हुआ। एक और दिन नसीब होना भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है व्यूअर्स। एंड एट द एंड ऑफ द डे मंडे मॉर्निंग मीन्स द स्टार्ट ऑफ अ वर्क वीक, स्कूल वीक, मतलब वेरियस डिफरेंट पॉजिटिव एक्टिविटीज़ प्लान की जा सकती हैं। एंड ऑफ कोर्स अच्छा पॉजिटिव अगर आपका वीक गुजरे तो फिर वीकेंड इंसान ज़्यादा एंजॉय करता है। अच्छा, अब आज के दिन की मुनासबत से आपसे बात करना चाहूँगी। सबसे पहले तो आपके साथ शेयर करना चाहूँगी बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात की वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। अगर हम इस अजीम मुमलिकत पाकिस्तान को खुश और खुशहाल बनाना चाहते हैं तो हमें अपनी पूरी तवज्जो लोगों और बिलखसूस गरीबों की फलाह व बहबूद पर मरकूज़ करनी पड़ेगी। ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है व्यूअर्स। अगर हमने एज ए नेशन आगे बढ़ना है एक पॉजिटिव अंदाज में और हम चाहते हैं कि हम नेशन बिल्डिंग की तरफ जाएं तो सबसे पहले हमें उन लोगों का ख्याल रखना पड़ेगा जो मुस्तहिक हैं या जिनके फाइनेंशियल हालात इतने स्टेबल नहीं हैं। जब तक हम अपने गरीब भाई बहनों की या अपने मुस्तहिक भाई बहनों की सपोर्ट नहीं करेंगे और उनको इस लेवल पे नहीं लेके आएंगे कि वो अपने पैरों पे खड़े हो सकें तो सोचने वाली बात है ना व्यूअर्स, हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं एज ए नेशन। हमने अपनी ये जो क्लास स्ट्रक्चर बना हुआ है, लोअर क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर क्लास, एलीट क्लास, जब तक ये टर्मिनोलॉजी बाहर नहीं निकलेगी और हर इंसान बराबरी से इक्वल राइट्स और इक्वल फैसिलिटीज़ के साथ दुनिया में नहीं जिएगा तब तक मुल्क के हालात बेहतरी की तरफ नहीं जा सकते। हज़रत उमर के दौर में लोग ज़कात लेके निकलते थे लेकिन ज़कात देने के लिए कोई इंसान मिलता नहीं था क्योंकि हर इंसान इतनी खुशहाल और पॉजिटिव ज़िंदगी गुजार रहा था। तो व्यूअर्स, हमें भी अपने गिरबान में झांकना है और देखना है कि हम कैसे आसानियाँ पैदा कर सकते हैं अपने उन भाई बहनों के लिए जो उस फाइनेंशियल लेवल पे नहीं है जिस पे हम हैं। आज व्यूअर्स मनाया जा रहा है कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की डेथ एनिवर्सरी को। आज बानी पाकिस्तान हमसे जुदा हुए। 25 दिसंबर 1876 को आप कराची में पैदा हुए। शादी आपकी 16 साल की उम्र पे हुई। 1892 में लंदन जाने से पहले आप लिंकन्स इन से आपने अपनी तालीम हासिल की, आपने अपना बार एट लॉ किया। एज अ लॉयर आपने बहुत शोहरत पाई और आपको उसके बाद आपने इंडियन पॉलिटिक्स में भी हिस्सा लेना शुरू किया। 1897 में आप अंजुमन इस्लाम के मेंबर बने। उसके बाद 1913 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को आपने ज्वाइन किया और 1934 में आप इसके प्रेसिडेंट बने। 19 अप्रैल 1918 को आपकी रत्ती बाई से शादी हुई। उसके बाद पाकिस्तान के आप ऑफ कोर्स पहले गवर्नर जनरल भी बने जब पाकिस्तान फाइनली फॉर्म हुआ। एज गवर्नर जनरल आपने अपनी सैलरी जो है वो 1 रुपये जो है वो लिखी और पाकिस्तान के पहले स्काउट भी आप थे और आपने जिम्मेदारी 22 दिसंबर 1947 में कबूल की थी। सो व्यूअर्स, 11 सितंबर 1948 को कराची में आपका इंतकाल हुआ। दुआ है कि अल्लाह पाक आपके दर्जात को बुलंद फरमाए। लेकिन जहाँ पे हम अपने इस ग्रेट लीडर को याद कर रहे हैं, उनको ट्रिब्यूट भी पेश करेंगे, उनसे रिलेटेड बातचीत भी करेंगे, वहाँ पे ये याद रखना ज़रूरी है कि सिर्फ़ उस इंडिविजुअल को याद रखना ज़रूरी नहीं है। उनकी जो एक विज़न थी, जो उनका ख्वाब था पाकिस्तान को, जिस लेवल पे वो पाकिस्तान को देखना चाह रहे थे, उस ख्वाब को पूरा करने की तरफ हमने जाना है। उस ख्वाब की ताबीर करनी है। हमने अपने आप को एक ऐसे लेवल पे लेके आना है जहाँ पे हम अपने टैक्सेस भी पे करें, हम लोग अपने फाइनेंसेस को भी अच्छे तरीके से मैनेज कर सकें, लॉज को भी फॉलो किया जाए, मतलब सिटीजन्स अपने फ़राइज़ पूरे करें और गवर्नमेंट जो है वो अपने फ़राइज़ पूरे करे। व्यूअर्स देखिए, स्टेट तो अपने एंड पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तालीम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, हर एरिया में, टूरिज़म, जिस भी आप एरिया को देखें। लेकिन जब तक हम एज़ पाकिस्तानी सिटीजन्स अपने मुल्क को ओन नहीं करेंगे और इंडिविजुअली एफर्ट्स नहीं करेंगे तब तक व्यूअर्स
पॉजिटिविटी की तरफ जाना मुश्किल है। देखिए, हर इंसान जब रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएगा कि मैंने पाकिस्तान को एक कामयाब मुल्क बनाना है, और हर इंसान अपनी कैपेसिटी में कुछ ना कुछ करे, अपने बच्चों को तालीम दे, अपने मतलब टैक्सेस को भी पे करे, अपनी सारी वो जिम्मेदारियां पूरी करे जो एक अच्छा सिटीज़न पूरा करता है, और जब हर इंसान ये काम करेगा और उसके साथ साथ जो इस्लामिक प्रिंसिपल्स हैं कि अपने हमसायों का भी ख्याल रखना है, अपने रिश्तेदारों का भी ख्याल रखना है, जब आप इन दोनों चीज़ों को कंबाइन करेंगे तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ व्यूअर्स कि पाकिस्तान एक बहुत ही कामयाब फर्स्ट वर्ल्ड सुपर पावर बनेगा। लेकिन उसके लिए आपका और मेरा एफर्ट करना बहुत ज़रूरी है। और ये कहना छोड़ दे कि हमारे लिए किसी ने कुछ नहीं किया। हमारे लिए हमारे बुज़ुर्गों ने, फाउंडर्स ऑफ आवर नेशन, अल्लामा इकबाल, मोहम्मद अली जिन्ना, ऑल ऑफ दीज पीपल, लियाकत अली खान, इन सब लोगों ने आउट ऑफ द वे जाके हमें एक फ्री नेशन दिया जहाँ पे हम आज़ाद फ़िज़ा के अंदर सांस लेते हैं, एक फ्रीडम के साथ अपनी ज़िंदगी को जीते हैं। तो इससे बड़ी ब्लेसिंग और इससे बड़ा गिफ्ट हमें क्या मिल सकता था व्यूअर्स। अब उस गिफ्ट के साथ हम करते क्या हैं? यही वाली बात है ना कि हमें कोई बहुत ही यूज़फुल किस्म का तोहफ़ा कोई देता है, हम उसको अलमारी में बंद करके बस छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं, या फिर उसको यूटिलाइज़ करते हैं और उसका मैक्सिमम बेनिफिट लेते हैं। ये हम पे डिपेंड करता है। खैर, इस टॉपिक से रिलेटेड हम गुफ्तगू करते रहेंगे। आइए बढ़ते हैं किचन की तरफ। अगर आपने भी आज के दिन की मुनासबत से हमारे साथ गुफ्तगू करनी है, पार्टिसिपेट करना है, तो 042992000648 पे आप कॉल कर सकते हैं। मॉर्निंग एट होम हमारा फेसबुक का पेज है। शेफ़ कनीज़ फ़ातिमा हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक बात नहीं मुझे समझ आती, जो मुझे कंफ्यूज भी करती है, एंड एज अ यंग पर्सन, एज द यूथ, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी। यूथ कॉन्स्टेंटली कहता है कि भाई हमारे लिए कुछ नहीं किया, हमारे लिए लोग कुछ नहीं करते, हमारे बारे में नहीं सोचते। लेकिन यूथ पाकिस्तान के बारे में क्यों नहीं सोचता? पाकिस्तान को एक सिक्योर नेशन बनाने के बारे में क्यों नहीं सोचता? क्योंकि देखिए, ये वही यूथ था जिसने इतनी एफर्ट्स की, कायदे आज़म के साथ खड़े हुए शाना बशाना, और साथ में एफर्ट्स करके एक फ्री नेशन हमने डेवलप किया। वो भी तो यूथ ही था ना। ऐसे ही है। और उस वक्त फैसिलिटीज़ क्या, लोग अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे थे। आज हमारा यूथ सिर्फ ये ढूंढ रहा होता है कि किसी तरह से किसी जगह का वीज़ा लग जाए और हम वहाँ जाके गायब हो जाए। व्हाट्स द प्रॉब्लम? पता नहीं, मतलब ये चीज़ समझ से बाहर है कि यूथ हमेशा ब्लेम करती है कि पाकिस्तान ने हमें मतलब कि कुछ नहीं दिया, ऐसे नहीं किया। बट यूथ को कहीं ना कहीं ये नहीं पता कि हम भी पाकिस्तान को कुछ भी नहीं दे रहे। भाई, रिलेशनशिप गिव एंड टेक होती है ना। देखिए, जैसे कि हम साथ शो करते हैं, राइट? अब अगर मैं आपसे आके सवाल नहीं करूंगी तो आप मुझे जवाब नहीं दे पाएंगी। अगर किचन का सेगमेंट हो रहा है और मैं आपकी तरफ आ ही नहीं रही, या फॉर एग्जांपल हम ये सेगमेंट कर रहे हैं और आपको कहूँ हाँ जी अस्सलाम वालेकुम, आपके वालेकुम सलाम जी, रेसिपी ये और हम कोई गुफ्तगू नहीं करते, तो आपने मुझे हाथ नहीं पकड़ाया, मैंने आपको हाथ नहीं पकड़ाया, तो साथ मिल के चलेंगे तो कुछ बनेगा ना। एग्जैक्टली ऐसे ही है। आप कुछ करेंगे फिर आपको कुछ आगे से मिलेगा भी। जब आप कुछ करेंगे नहीं तो आपको एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए। ट्रू। लेकिन हम ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि आज किचन में क्या एफर्ट करने जा रही हैं? आज हम बना रहे हैं मंगोलियन चिकन विद एग फ्राइड राइस। सही। वो मुझे इसलिए देख रही है क्योंकि मैंने आते ही एंट्री मार के मैंने कहा क्या बना रही हो बेटा? कहती है मंगोलियन चिकन। मैंने कहा मंगोलियन चिकन क्या होती है? क्या होती है मंगोलियन चिकन? मंगोलियन बीफ होता है, मंगोलियन चिकन नहीं होता। बट हमारी जनरेशन ज़्यादा मटन बीफ नहीं खाती। बट आपको पता है ना कि मेरी चिकन से एक लड़ाई है। हाँ, वो तो है, क्योंकि मैं आपसे पिछली जनरेशन हूँ ना, तो मैं अभी भी गोश्तखोर हूँ। बिल्कुल। अच्छा, सो रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मंगोलियन चिकन की उसके इंग्रेडिएंट्स। जो चिकन है वो हमने लेना है 1 किलो, सोया सॉस 2.5 खाने के चम्मच, काले मिर्च 2 चाय के चम्मच, नमक 1.5 चाय का चम्मच, कॉर्नफ्लोर 5 खाने के चम्मच, तेल 3 खाने के चम्मच। ग्रेवी के लिए अदरक 1 खाने का चम्मच, लहसुन 1 खाने का चम्मच, सोया सॉस आधा कप, हॉट सॉस 3 खाने का चम्मच, ब्राउन शुगर 1/4 कप, हरा मिर्च 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च 2 चाय के चम्मच, शिमला मिर्च 2 कप, हरा प्याज 1 कप, कॉर्नफ्लोर 5 खाने के चम्मच, पानी 1/2 कप। इसका जो मेथड है वो ये है कि चिकन को हमने मैरिनेट कर लेना है। कॉर्नफ्लोर, काली मिर्च, नमक और सोया सॉस वगैरह लगा के आपने इसको कोई 1 to 2 आवर्स मैरिनेट कर लेना है। आप इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद इसको साइड पे रख के दूसरी तरफ है ग्रेवी में हमने अदरक लहसुन को चॉप करके उसको सौते करना है। सौते करने के बाद हमारी वेजेस में सिर्फ और सिर्फ शिमला मिर्च जाएगी। शिमला मिर्च जाने के बाद जब वो थोड़ी सी टेंडर हो जाएगी, टेंडर होने के बाद उसमें हम सोया सॉस डालेंगे और जिंजर और गार्लिक पाउडर डाला जाएगा, काले मिर्च, नमक और जो हमारा फ्राइड चिकन है वो डाल के, और हॉट सॉस भी डाली जाएगी। ये सब कुछ डाल के उसको अच्छे से पका के हरे प्याज से गार्निशिंग करके उसको आप सर्व कर दें। और ब्राउन शुगर बस आपने इतनी डालनी है जितनी बस आपको उसमें स्वीटनेस पसंद है, इससे ज़्यादा नहीं।
तो अब दूसरी तरफ चलते हैं एग फ्राइड राइस की तरफ। उसकी रेसिपी है चावल 1 किलो, अंडे 4 अदद, काली मिर्च 1 खाने का चम्मच, गाजर 1 कप, शिमला मिर्च 1 कप, बंद गोभी 1 कप, नमक 2 चाय के चम्मच, हरा प्याज 1 कप, सोया सॉस 1/4 कप। इसका मेथड है कि चावलों को पहले बॉईल कर लेना है। बॉईल करके उसमें एक दिन पुराने चावल हो तो बेस्ट होता है, लाइक एक दिन पहले आप बॉईल करके रख दे, वो अच्छे से ड्राई भी हो जाते हैं। ड्राई हो जाते हैं ना, तो फिर उसका मतलब वो फिर खड़े खड़े रहते हैं। एग्जैक्टली तो उसको बॉईल करके अच्छे से स्टेन करके जब उसका पानी बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, दूसरी तरफ आपने अंडे को अच्छे से विस्क करके उसमें थोड़ा सा फूड कलर डाल लें कि वो जो येलोइश कलर है वो ज़रा थोड़ा ब्राइट हो जाए। और वो अंडा फ्राई करने के बाद वेजिटेबल्स डालेंगे। वेजीज़ में बंद गोभी, शिमला और गाजर वगैरह सबको हल्का सा सौते करके नमक, काली मिर्च, गार्लिक पाउडर और सोया सॉस डाल के अच्छे से आपने जो चावल हैं वो बॉयल उसके अंदर मिक्स कर देने हैं, और मिक्स करने के बाद हरे प्याज से गार्निश करके इट्स रेडी टू ईट। वंडरफुल, दैट साउंड्स ग्रेट। व्यूअर्स, इसी नोट पे जैसे कि आप जानते हैं आज हम बानी पाकिस्तान को ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं। वैसे तो हमारी हर सांस एज अ फ्री सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान हमारे कायद को ही ट्रिब्यूट है, लेकिन कोशिश यही है कि हम अपने मुल्क को जितना ज़्यादा मजबूत और खुशहाल बना सकते हैं बनाएं, ताकि हमारे कायद ने जो अनलिमिटेड और एक, मैं अगर कहूँ कि मतलब इंसानी क़ुव्वत से ज़्यादा बढ़ के जो एफ़र्ट्स करके हमें ये फ्री नेशन दिया है, कम से कम उनकी रूह भी खुश हो कि हम अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी कर रहे हैं। आनिए पाकिस्तान को ट्रिब्यूट पेश करते हुए हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। अब हम बात करेंगे दिल के अमराज यानी कि हार्ट डिजीज़ से रिलेटेड। स्पेशली अक्सर लोग कहते हैं कि फ़लाँ को हार्ट अटैक हो गया, कार्डियक अरेस्ट हो गया, स्ट्रोक हो गया, और हर चीज़ को दिल से ही कनेक्ट किया जाता है। एक और चीज़ जो बहुत सुनने को आती है कि भाई जब इंसान को हार्ट अटैक होने वाला होता है या दिल का कुछ मसला होने वाला होता है तो पहले से इंसान को पता चलना शुरू हो जाता है, लेकिन अक्सर हम उन चीज़ों को इग्नोर करते हैं। तो वो क्या सिम्टम्स हैं जो जब हों और एक सर्टन एज के अराउंड हों तो हमें क्या एहतियातें बरतनी चाहिए। ऑल्सो यंग लोगों में हम बड़ी दफ़ा आज अब सुन रहे हैं कि हार्ट अटैक हो गया, तो यंग बच्चों में और यंग लोगों में फिर कैसे इंसान इंडिकेशंस जाने और कैसे जाने कि ये साइंस और सिम्टम्स हैं। हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर नुमान नसीर हैं। आप इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी कंसल्टेंट हैं, एक्स चेयरमैन हैं एंड प्रोफेसर ऑफ कार्डियोलॉजी एट किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी एंड मेयो हॉस्पिटल। ऑफ कोर्स प्राइवेट सेक्टर में अभी आप बहुत काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब वेलकम बैक। नहीं, थैंक यू फॉर हैविंग मी ओवर। ऑलवेज एन अपॉर्चुनिटी के पब्लिक में जितनी अवेयरनेस फैला सकें तो उतना अच्छा रहता है इन चीज़ों के लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो सबसे कॉमन पाकिस्तान में हार्ट डिजीज़ेस क्या हैं पाकिस्तान या पाकिस्तानियों के लिए, क्योंकि जीन्स तो वही है ना, आप बाहर भी चले जाएं क्योंकि आपको इंटरनेशनली भी देखा जाता है इस शो को, लोकली भी देखा जाता है। तो मैं चाहूँगी कि एज साउथ एशियंस, सो व्हेन ये जो हार्ट अटैक और कॉमनली जिसके मतलब बात होती है हार्ट डिजीज़, उसमें कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ इज़ द नंबर 1 कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर, जिसमें दिल की शरानों में बंदिश आ जाती है जिसकी वजह से आपकी छाती में दर्द अंजाइना होता है और अगर एकदम क्लॉट आ जाए तो हार्ट अटैक हो जाता है। तो एक तो वो है जो कॉमन जिसको एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं, नालियों में चर्बी जमने की टेंडेंसी, तो वो एक मेजर डिजीज़ है। बाकी है कि हमारे पाकिस्तान के रीजन में ख़ास तौर पे रोमेटिक वाल्व डिजीज़ भी है कि जिसमें बच्चों को बुखार होता है बचपन में, ख़ास किस्म का स्ट्रेप सोर थ्रोट सिंपल, और उसकी वजह से रोमेटिक फीवर उसको कहते हैं, वो हो जाता है कि बॉडी का ऐसा ऑटोइम्यून रिस्पॉन्स आता है कि वाल्व्स को डैमेज कर जाता है। वो दुनिया भर से में हार्डली नज़र आती है। मैं यूएस में काम करता हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ, सालों में इक्का दुक्का कोई केस नज़र आ जाए। यहाँ पे बहुत ज़्यादा उसके केसेस हैं। क्यों? बच्चों के बिकॉज टाइमली फैशन में उनका इन्फेक्शन ट्रीट नहीं होती बच्चों की, और वो स्ट्रेप सोर थ्रोट और उन चीज़ों की सिंपल ट्रीटमेंट में होने की वजह से उनकी इन्फेक्शन की वजह से रोमेटिक फ़ीवर हो जाता है, और फिर रोमेटिक फ़ीवर वो ऑटोइम्यून उसका रिस्पॉन्स होता है जिससे वैल्व्स डैमेज हो जाते हैं। तो एक तो वो है जिससे वैल्व्स डैमेज हो जाते हैं और उसकी वजह से फिर सांस चढ़ता है और दूसरे सिम्टम्स आते हैं और हमको वैल्व को आगे जाके तब्दील करना पड़ता है इन मोस्ट केसेस सर्जिकली। और दूसरा ये जो नालियों की शरानों में बंदिश के मतलब बताया जिसकी वजह से हार्ट अटैक होता है अगर उसमें बंदिश आ जाए। आप अभी जिक्र कर रही थी कि स्ट्रोक को भी इसी उम्र में लोग ले आते हैं कि फालिज, जिसको हम फालिज का अटैक भी बिल्कुल कहते हैं। बिल्कुल। तो फालिज का ये है वो कि तो दिमाग से होता बिल्कुल है ना? दिमाग से है। अंडरलाइंग प्रोसेस प्रिवेंशन का वही चल रहा है। ये कार्डियोवैस्कुलर डिजीज इसलिए हम यूज़ करते हैं, कभी कभी खाली कार्डियोलॉजी ही नहीं कहते क्योंकि
वो जो नालियों में चर्बी जमने का प्रोसेस है, जिसको जो प्लाक जमने का प्रोसेस है, उसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं, जिस्म में सर से पाँव तक चल रहा होता है। थोड़ा सा नेचर फ़र्क है दिमाग में और ब्रेन में और टांगों में, किस तरह वो डिपॉजिट्स होते हैं और किस रिस्क फैक्टर से उसकी टेंडेंसी ज़्यादा होती है। लेकिन प्रिवेंशन के लिए मोर लॉस इकदाम सिमिलर हैं कि वो शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, स्मोकिंग, एक्सरसाइज, हेल्दी डाइट, स्लीप हाइजीन, वो सारी चीज़ें सब उस फालिज की और हार्ट अटैक की प्रिवेंशन के लिए सेम ही रहती हैं। फालिज जो अगर इधर गर्दन की नालियों में आपकी चर्बी जमना शुरू हो जाए तो उससे फालिज का रिस्क काफ़ी बढ़ जाता है। तो इधर भी प्रिवेंशन के लिए वही चीज़ें लेनी है जो हार्ट की प्रिवेंशन के लिए लेंगे, बट इंटरवेंशंस उनके लिए क्या करनी है वो फ़र्क है असल उनके में डॉक्टर साहब इंडिकेशंस। हमारा लाइफस्टाइल इतना अनहेल्दी है ना। जी। पहले यंग लोग जो बच्चे जो हैं वो बड़ा कूल समझते थे स्मोक करना, वो स्मोकिंग से अब वेपिंग की तरफ आ गए हैं। जो सीधी बात है व्यूअर्स, देखें लेट्स बी रियलिस्टिक, टीनेज में जब बच्चे आ जाते हैं तो उसके बाद ये सारी एक्सपेरिमेंट्स करनी शुरू हो जाते हैं। एक और दोस्त जो है वो सिगरेट पी रहा है तो उन्होंने भी सिगरेट पकड़ ली। हम छोटे होते तो ये होता था, अब बड़े हो गए, हम बड़े हो गए तो हमारी बच्चे जो हैं हम यही देखते हैं कि वेपिंग शेपिंग ये, और उसमें पकड़ भी कम है क्योंकि वो छुपा ली अपनी पैंट में डाल रही वटेवर, तो वो मतलब थोड़ा सा ज्यादा एक ये कल्चर हो गया है। बच्चों को कभी कमरे, किसी टीनेजर के कमरे में जाओ तो अगर 4 दोस्त बैठे हुए तो कमरे से धुओं के भपके आ रहे होते हैं, मतलब इट्स बिकम क्वाइट अ प्रॉब्लम। दूसरी बात, यंग बच्चों में बड़ा ज्यादा सुनने को मिल रहा है कि 18 साल का बच्चा था उसको हार्ट अटैक हो गया। क्या ये भी उस रोमैटिक डिजीज की वजह से हो रहा है? नहीं, रोमैटिक डिजीज इज टोटली डिफरेंट। वो उसमें हार्ट अटैक के साथ ही हो तो उसमें फेफड़ों में पानी आ गया, सांस चढ़ गया, उसकी टिपिकली वो अलामत होती हैं कि जब वाल्व का हार्ट में काम होता है कि फ्लो को एक डायरेक्शन में मेंटेन करना, उसमें हार्ट अटैक की वजह से नहीं आते। हार्ट अटैक जो है वो आपने पूछा कि हमारे रीजन में हार्ट डिजीज़ में जो वेस्ट में स्टडीज़ हुई हैं उनमें जब पाकिस्तानियों में देखा देर 1.7 टाइम्स हायर देन इन उनके जो कॉकेशियन बंदा है, गोरा बंदा है, उससे हार्ट अटैक रिस्क विच इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। इंडियंस का 1.3 है, बांग्लादेशों का 1.3 टाइम्स हायर था। तो हम क्या गलत कर तो रहे हैं? उसमें हमारा लाइफस्टाइल का इश्यूज़ हैं काफ़ी। एक आपने वो खुराक में ये कि वी किल आवर वेजिटेबल्स टू डेथ, और जो हमारे वो चिकनाट में सारी चीज़ें बनी होती हैं, एक्सरसाइज की टेंडेंसी नहीं है, माहौलियाती आलूदगी बहुत है, स्ट्रेस बहुत है, तो ये सारी चीज़ें शुगर का ख्याल नहीं है। शुगर में हमारा वन ऑफ द टॉप फ्यू कंट्रीज़ में हमारे नंबर्स जो हैं, तो ये ब्लड प्रेशर कंट्रोल की अवेयरनेस इतनी नहीं है। तो ये सारे जो रिस्क फैक्टर्स हैं क्योंकि कंट्रोल में नहीं है, तो इससे हार्ट डिजीज़ का इंसिडेंस इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। इसके ऊपर हमारे पास उतना इतने ज़्यादा स्टेटिस्टिक्स नहीं है, स्टडीज़ नहीं है, बट जिस तरह हम देखते हैं कि आप कह रही थी यंग लोग हार्ट अटैक के साथ आते हैं, इट्स एब्सोल्युटली ट्रू। मैं यूएस में अभी भी काम करता हूँ और जो पहले भी करता रहा हूँ, मेरे पास जो एवरेज बंदा हार्ट अटैक के साथ आता था, यूज्ड टू बी इन 50s 60s या ओल्डर देन दैट, मच ओल्डर पीपल, स्टार्टिंग एज 50-60s में होती है। यहाँ पे मुझे 30s 40s में लोग हार्ट अटैक के साथ आ रहे हैं। मर्दों का पहले सुनते थे व्यूअर्स कि मर्दों को हार्ट अटैक होता है और 50-60 साल की उम्र के बाद। अब ख़वातीन में भी बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि औरत को हार्ट अटैक हो जाता है और वो फौत हो जाती है तो तब पता चलता है ओहो इसको तो हार्ट अटैक हो गया था। सो दैट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट। ख़वातीन में भी नंबर 1 किलर हार्ट डिजीज़ है और मर्दों में भी 18 मिलियन पीपल सालाना WHO के स्टेटिस्टिक के मुताबिक वर्ल्ड वाइड हार्ट डिजीज़ से मरते हैं, एंड पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द वेरी कॉन्सेंट्रेटेड रीजन जिधर इसका इंसिडेंस वन ऑफ द हाईएस्ट है। रीज़न डॉक्टर साहब मैं आपको खुद ही बता देती हूँ, क्योंकि ख़वातीन को बच्चे को ज़रा सा जुकाम खांसी होगी भागते हुए अस्पताल लेके जाएंगे, मियाँ को कुछ होगा तो घर डॉक्टर बुला लेंगे, सास ससुर माँ बाप, अपनी बारी मरने वाला हाल हो रहा होगा, ठंडे पसीने आ रहे होंगे, सांस फूल रहा होगा, गिरने वाले होंगे, कहेंगे थोड़ी देर सो जाऊंगी तो ठीक हो जाऊंगी, फिर वो उठती नहीं है। लॉट ऑफ टाइम्स फीमेल्स में वो पोस्ट मेनोपॉजल सिम्टम्स होते हैं या एंग्जाइटी स्ट्रेस के अंदर लोग हार्ट अटैक के सिम्टम्स भी इग्नोर कर देते हैं, कंफ्यूज कर देते हैं। तो येस, यू आर एब्सोल्युटली राइट कि उनका प्रॉपर चेकअप और तशख़ीस प्रॉपरली होनी चाहिए, बिकॉज फीमेल्स में भी इट्स स्टिल द नंबर 1 किलर। उनमें सिर्फ ये कह लें कि 10 साल लैग बिहाइंड करती है, पोस्ट मीनोपॉजल उसका इंसिडेंस एकदम ज़्यादा बढ़ जाता है। प्री मीनोपॉजल अगर फैमिली हिस्ट्री हो या कोई रिस्क फैक्टर्स हों कि कोलेस्ट्रॉल शुगर बीपी ठीक नहीं है तो उसमें उनका भी रिस्क रहता है, लेकिन पोस्ट मीनोपॉजल एकदम बहुत बढ़ जाता है। अच्छा व्यूअर्स, अगर बट ये एक मिथ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि लोग इस इंप्रेशन में रहे कि ख़वातीन को हार्ट डिजीज़ नहीं होगी। वी सी अ लॉट ऑफ फीमेल्स विद हार्ट अटैक्स एंड आफ्टर सर्टेन एज ग्रुप 50-60 के बाद तो ऑलमोस्ट इक्वल प्रेजेंटेशन। अभी हम सिम्टम्स की बात करेंगे क्योंकि वो क्या चीज़ें हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब, अच्छा बाय द वे व्यूअर्स, अगर आपने कॉल करके शो का हिस्सा बनना है या डॉक्टर साहब से कोई सवाल करना है तो प्लीज़ कॉल 042992000648 पे आप कॉल कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे एक बात क्लियर करें, ये 2-3 दफ़ा पढ़ी भी थी बात और डिस्कशन में भी ये आई, तो आपसे ऑब्वियसली बीइंग अ
प्रोफेशनल आप हमें बेहतर गाइड कर सकते हैं कि आपका जिस्म आपको बताना शुरू कर देता है कि आपको हार्ट अटैक होने वाला है या आप हार्ट अटैक की तरफ जा रहे हैं, क्या ये सच है? सो उसमें कुछ लोगों को पहले से अलामत आनी शुरू हो जाती हैं एंजाइना की, कि जी छाती में हल्का फुल्का दर्द भाव शुरू हो गया है, सांस चढ़ है, वो दर्द भाव लेफ़्ट बाजू में भी जा सकता है, जबड़े में भी जा सकता है, ज़रूरी नहीं उधर जाए, और या दोनों बाजू में कभी कभार जा सकता है, कभी कभार खाली लेफ़्ट बाजू में ही तकलीफ़ होती है। तो ये सारी चीज़ें हो रही हो, घबराहट अनयूजुअल हो रही हो, पैल्पिटेशंस हो रही हो साथ में, तो ये सारी चीज़ें जो हैं कैन बी अ सिग्नल टुवर्ड्स के जी हार्ट की तरफ से कुछ चल रहा है। तो आप वेट ना करें कि बहुत सीवियर सिम्टम्स हो तो फिर जाएं, तो पहले ही उसकी तशख़ीस करा लें। इट्स बेटर टू बी सेफ देन सॉरी, कि वो वेट करें जब बहुत हो जाए। तो डॉक्टर साहब बहुत से लोग कहते हैं कि जब हम गैस वाली फीलिंग होती है कि जैसे आपको गैस हो रही है, तो लोग जाते ही नहीं है। वेरी गुड क्वेश्चन। हमारे पास बहुत से लोग आते हैं कि जो अपने हार्ट अटैक के सिम्टम्स को मैदे की सिम्टम समझ के इग्नोर कर देते हैं। सो आई थिंक जब अगर उनको लगे कि इस तरह सिम्टम्स हो रहे हैं और ज़रा सा भी शक हो कि हार्ट से रिलेटेड है, तो आके पहले अस्पताल में तशख़ीस करा लें। ECG ट्रोपोनिन एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम के लिए एक बेसिक टेस्ट होता है, वो फौरी करवा लें ताकि पता लग जाए कोई ऑनगोइंग हार्ट अटैक तो नहीं चल रहा। और अगर लगे हार्ट अटैक है तो बंदा डिस्प्रिन चबाए और फ़ौरन इमरजेंसी में जाके ECG करा ले। और कोई नॉन हार्ट डिजीज़ के पेशेंट है तो उनको हम कहते हैं अगर ब्लड प्रेशर ठीक है तो नाइट्रो की गोली होती है वो भी ज़बान के नीचे रख लें जाने से पहले अस्पताल, अगर ब्लड प्रेशर ठीक है तो। बट जाके अगर तो वो ये इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर साहब यंग लोगों में पैसे पता चले, क्योंकि बड़े ऐसे केसेस होते हैं कि बच्चे ने कहा कि मेरी तबीयत नहीं ठीक, माँ बाप ने कहा अच्छा चलो बेटा यखनी या कुछ पी लो, खा लो, दवाई दी उनको और वो सो गए और फिर उठे ही नहीं। देखिए कुछ तो ड्रग अब्यूज़ के भी केसेस होते हैं। व्यूअर्स ये भी अंडरस्टैंड करें कि बड़ी दफ़ा हार्ट अटैक कह दिया जाता है क्योंकि ऑब्वियसली कोई भी इंसान ये तो नहीं कहेगा कि ना हमारा बच्चा जो है वो ड्रग्स ले रहा था या ये कर रहा था या वो कर रहा था, लेकिन ऐसे केसेस भी हैं जहाँ पे सोए और बच्चे जागे ही नहीं और पता चला कि नींद में ही। उसमें यह है कि अगर किसी बच्चे की फैमिली हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है बहुत, कुछ फैमिलियल कोलेस्ट्रॉल के डिसऑर्डर्स होते हैं उनमें बहुत यंग एज पे इवन 20s-30s में भी प्रेजेंट करते हैं, या शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ओवरवेट है या रिस्क फैक्टर्स हैं, ख़ास तौर पे उनमें अगर इस तरह की कोई कंप्लेंट आती है या वैसे भी आती है तो आई थिंक आपको बंदे को तशख़ीस करा लेनी चाहिए, बिकॉज हमारे रीजन में जो है ना वो इंसिडेंस इसका बहुत ज़्यादा है। और और अगर बच्चे की तबीयत ख़राब हो रही है, व्यूअर्स वही वाली बात है ना कि अगर एक बच्चा नहीं भी जाना चाह रहा तो एज अ पेरेंट एटलीस्ट हम तो उसको ड्रैग करके लेके जा सकते हैं ना कि भाई नई तबीयत ठीक तो लेट्स गो टू द डॉक्टर, क्योंकि अल्टीमेटली वही वाली चीज़ होती है ना कि बर वक्त आप उसकी तशख़ीस कर लेंगे, उसको पकड़ लेंगे चीज़ को, तो आप एटलीस्ट एक मेजर डिजास्टर से बचा सकते हैं। एंड अस्पताल से बेहतर कोई जगह नहीं है ऐसी सिचुएशन। आपने जो ये अलामात का हमने जिक्र किया और उसके लिए जाके अटेंशन लें, इंपॉर्टेंट चीज़ इज़ प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर की जो बात होती है, तो उसमें आई थिंक एनी बॉडी अबव द एज ऑफ 20 उनका एक बार बेस लाइन कार्डियोवैस्कुलर रिस्क असेसमेंट हो जानी चाहिए, जिसमें शुगर, BP, कोलेस्ट्रॉल सारी चीज़ें जो हैं प्रॉपर्ली चेक हों, उनका 10 ईयर रिस्क कैलकुलेट किया जाता है हार्ट अटैक का लोगों का, तो वो सारी जो और लाइफ टाइम रिस्क कैलकुलेट किया जाता है, तो उसके ज़रिए आप उनकी कोई दवाई की ज़रूरत है कि नहीं वो चीज़ें एडजस्ट कर सकते हैं। और 40 के बाद तो हर एक का रेगुलर ऑलमोस्ट एनुअली चेक होनी चाहिए सारी चीज़ें और बाकायदगी से होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से वो इम्पॉर्टेंट है कि वो अपने डॉक्टर से रुजू करके, और ये बड़े सिंपल लो कॉस्ट से चीज़ें हो सकती हैं, लार्ज स्केल पॉपुलेशन पे भी आप इसका बड़ा अच्छा इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट लेवल पे इसकी स्क्रीनिंग और इसकी प्रिवेंशन के ऊपर इकदाम शुरू किए जाएँ, और वो बच्चों की जो आप बात करें थी अवेयरनेस हो स्कूल लेवल से, आपको एलिमेंट्री स्कूल से बताना चाहिए कि जी स्मोकिंग, ये वेपिंग कितनी आपके लिए नुकसानदेह है और वो उसके क्या नुकसानात हैं, उसकी अवेयरनेस बच्चों में, तब से उसकी ना उसके अगेंस्ट एक आपका एटीट्यूड डेवलप हो जाए कि आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस। और स्कूलों में आपके जो सॉफ्ट ड्रिंक्स पड़ी हुई हैं, मुझे पता आपका एडवर्टाइजमेंट होगा शायद मेरे कट हो जाए पोर्शन, बट सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह उन चीज़ों को ख़त्म किया जाए, एनकरेज किया जाए। लाइफस्टाइल बिल्कुल मेडिटेरेनियन डाइट टाइप जो पैटर्न है उसके ऊपर स्टडीज़ आई हुई हैं, दैट इज़ वन ऑफ द ओनली डाइट जिसके ऊपर स्टडीज़ आई हुई जिसका देखा गया था कंपेयर टू अदर डाइट्स इट्स अ बेटर डाइट, तो उसको इनकरेज किया जाए। ओबेसिटी को डिस्करेज किया, बच्चों को माएँ खिलाई जाती हैं बचपन से, तो वो मोटापा जो उस वक्त होता है ये एथेरोस्क्लेरोसिस प्रोसेस एक्चुअली शुरू होता है इवन यंग एज से, इवन टीन एजेस में कभी कभी उनकी बायोप्सी जो ऑटोप्सी स्टडीज़ आई हैं डिपॉजिट्स आने शुरू हो जाते हैं अर्ली एज में, तो जब वो प्रेजेंट करते हैं तब तक तो काफ़ी डिपॉजिट्स हो गए होते हैं, बर्डन उस प्लाक का बहुत बढ़ गया और एकदम उसमें टीयर आता है और क्लॉट आ जाता है। तो एहतियात और हेल्दी लाइफस्टाइल जो आपका बचपन से ही शुरू हो जाना चाहिए, दैट अप्रोच टू लाइफ शुड बी देयर फ्रॉम अ वेरी यंग एज। अच्छा डॉक्टर साहब, कॉल है कायनात की, क्योंकि उसके बाद मैं आपसे ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि देखिए यंग लोग, बड़े छोटे वटेवर, अगर हम प्रिवेंशन के लाइफस्टाइल की ही बात करें तो वो क्या होना चाहिए, मतलब फॉर एवरीबडी, क्योंकि इस वक्त तो सबसे बड़ा इशू ये है ना कि मुझे उस दिन एक खातून, बल्कि व्यूअर्स मैं आपको डॉक्टर साहब बताऊंगी, कुछ दिन पहले मुझे खातून मिली, उसे कहा तुमने तो इतना वेट कम कर लिया, कैसे किया?
जब मैंने कहा कि भाई अपनी खुराक को सीधा किया, अपने लाइफस्टाइल को चेंज किया, एक्सरसाइज की, तो कहते कोई और हल बताओ। नहीं, that's the अब problem. मैं कौन सी गोली बताऊं? बिल्कुल। ऐसी तो कोई गोली नहीं है जो आपको बिल्कुल वो कर देगी, अगर होती तो सारी दुनिया ना उसको ले रही होती। अच्छा, हमारे साथ कायनात है कॉल पे। अस्सलाम वालेकुम कायनात। अस्सलाम वालेकुम जुगन, वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक जुगन, बहुत अच्छा प्रोग्राम कंडक्ट करती हैं आप, और सारे आपके जो टॉपिक्स होते हैं वो बिल्कुल हमारे डेली लाइफ के होते हैं। जी कायनात, आप क्या पूछना चाह रही हैं डॉक्टर साहब से? थैंक यू मैं सो मच डॉक्टर फॉर साहब से कॉम्प्लीमेंट। पूछना चाह रही हूँ कि हार्ट अटैक जैसे कि हमें नहीं पता, हम घर में हैं, हमें तो कुछ पता नहीं होता, किसी को ब्लड शुगर है, तो उनके क्या सिम्टम्स होंगे? अल्लाह ना करे किसी को हार्ट अटैक की तरफ जा रहे हो तो, या हम घर में फर्स्ट रेमेडी उनको क्या दें? डॉक्टर को फौरन कॉल नहीं कर अच्छा, सकते? हमने कायनात अभी इस बात को कवर किया है, बट हम एक बार फिर रिपीट कर देते हैं। डॉक्टर साहब ने जैसे कि कहा कि अगर तो आपकी कोई नोन हार्ट डिजीज़ की प्रॉब्लम है तो एक तो वो गोली दी जाती है जो डॉक्टर्स जो आप कहा जाता है कि हर वक्त अपने पास रखे, वो ज़बान के नीचे रख के आप सीधे हॉस्पिटल आ जाए। लेकिन उसके अलावा अगर ऐसा महसूस हो रहा है तो एक डिस्प्रिन, जिसको हम एस्प्रिन कहते हैं, उस गोली को चबा लें। अब उसके सिम्टम्स और साइंस भी डॉक्टर साहब ने बताए हैं अभी, बट हम एक दफ़ा रिपीट भी तो कर छाती देते में अगर दर्द दबाव हो रहा हो, सांस चढ़ा हो, ठंडे पसीने आ रहे हो, वो दर्द अगर जबड़े की तरफ जा रही हो, या खाली जबड़े में दर्द हो रही हो जो कि वैसे जबड़े से रिलेटेड नहीं लग रही कि उधर दबाने से दर्द नहीं है, ये लेफ्ट बाजू में दर्द है, कभी कभी दोनों बाजू में दर्द हो जाती है, साथ घबराहट महसूस हो रही हो, तो ये सारी जो अलामत हैं हार्ट से रिलेटेड हो सकती हैं। तो बेहतर है कि बंदा चांस ना ले, अपनी करीबी इमरजेंसी रूम में जाके फ़ौरन ECG करवा ले। ठीक, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, फ़ौरन अपने करीबी इमरजेंसी रूम में जाके फिर ECG करा लें, और डिस्प्लिन पड़ी है तो वो साथ ले लें। बट उसके साथ साथ डॉक्टर साहब, जिसको शुगर का इशू है और जिसको ब्लड उनमें प्रेशर तो का इशू है, बिल्कुल आपने उसमें उधर सोचना नहीं है, बिल्कुल आप डायरेक्ट हॉस्पिटल लेके जाएं। बिल्कुल सही, जिनमें रिस्क फैक्टर्स मौजूद हैं, और खासतौर पे शुगर बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स है जो हार्ट डिजीज़ को कंट्रीब्यूट करने हैं, उनमें तो फौरी आपने टेंशन लेनी चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा, ख़वातीन में और बुज़ुर्गों में अक्सर टिपिकल नहीं होती। हम कहते हैं कि बड़ी एटिपिकल प्रेजेंटेशन होती है कि वो क्लासिक हॉलीवुड हार्ट अटैक वाली के चेस्ट को पकड़ा हुआ है, सीवियर दर्द होती है, वो अलामत उनको नहीं होती। उनका अक्सर वेग सा डिस्कम्फर्ट होता है, अनईजी होते हैं, सांस चढ़ा होता है। तो उन लोगों में यू हैव टू बी कॉशियस कि अगर थोड़ा सा भी चेंज आ रही है, उनकी सिम्टम इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं, तो यू जस्ट गो एंड गेट अटेंशन देन। यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे व्यूअर्स, जब वापस आएंगे तो मज़ीद मतलब इस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे, और ये भी जानना चाहूँगी कि हार्ट अटैक से अगर आप सरवाइव कर जाएं तो आपके दिल को उसका क्या नुकसान पहुंचता है, ये भी अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। और अगर यंग एज पे ही हार्ट अटैक्स होने शुरू हो जाएं तो क्या इसका ये मतलब है कि आपका लाइफ स्पैन छोटा हो जाएगा? और अगर आप फॉर एग्जांपल आपकी फैमिली हिस्ट्री है, सारा कुछ है, तो वो किस किस्म का लाइफ स्टाइल, एक तो मेडिटेरेनियन डाइट, उन्होंने कहा एक्सरसाइज कही, ये किया वो किया, लेकिन एज अ कलेक्टिव क्या करना चाहिए? एंड फाइनली इन्होंने कुछ टेस्ट की बात की, तो किसके पास जाना चाहिए, कौन वो शख्स है? क्योंकि देखिए यहाँ पे जनरल फिजिशियन वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पे खुद ही आप ढूंढते ढांढते कहीं पहुंच जाएं जो पहुंच जाएं, तो किसके पास जाएं? बाहर के मुल्क में तो आपका जीपी कहता है भाई आपने फलां के पास, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास जाना है, आपने कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाना है, इसके पास जाना है। यहाँ पे तो आप खुद ही तुक्का लगा के पहुंच जाए तो पहुंच जाए। तो क्या करना चाहिए, ये हम ब्रेक के बाद जानेंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। प्रोफेसर डॉक्टर नुमान नसीर हमारे साथ हैं, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी कंसल्टेंट। अच्छा डॉक्टर साहब, ब्रेक से पहले जो बात हो रही थी लाइफस्टाइल की, मैं उसकी तरफ आना चाहूँगी कि मतलब वो क्या चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए, चाहे आपकी फैमिली हिस्ट्री हो या ना हो। ठीक, सो उसमें यह है कि डाइट फर्स्ट ऑफ ऑल उस पर ब्रीफली जिक्र हुआ था कि मेडिटेरेनियन डाइट वो क्या है? वो है कि मोस्टली सब्जियां, फल, दालों पे फोकस रहे, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लेंटिल्स, इन पे फोकस रहे, और चिकनाट, मीठा, बेकरी, हलवाई की चीज़ें, सॉफ्ट ड्रिंक्स, इनका कम से कम इस्तेमाल किया जाए। और साथ में तो दैट शुड बी मेन फोकस ऑफ कैलोरी इंटेक शुड बी दैट कि सब्जियां, फल, दालों पे वो कैलोरी इंटेक रहे। और साथ में ऑलिव ऑयल ड्रॉ फॉर्म में कोल्ड कंप्रेस्ड जो जैतून का तेल है, वो उसके ऊपर भी एक स्टडी आई थी जिसमें था कि इट हेल्प अ लॉट एज वेल। तो उसमें पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, तो वो आप खाने में मतलब खाने के साथ डालें, सैलेड पे डालें। पक के इम्प्रेशन यही है कि ज़्यादातर तेल जो है हाइड्रोजनेट हो जाते हैं, तो पके हुए खाने में बंदा कम से कम तेल रखे। और घी, मक्खन का लोगों को बड़ा शौक है, उसमें कि अ लॉट ऑफ देम हैव ट्रांस सैचुरेटेड फैटी एसिड्स,
तो वो आपके हार्ट के लिए अच्छे नहीं है, तो उनका इस्तेमाल भी कम रखें। तो खाने में हमारा प्रॉब्लम है कुक और वेजिटेबल्स टू डेथ, पका के इतने मसाले डालते हैं, सारा खाने का फ्लेवर देसी घी में चोपड़ के बनाना तो है। बिल्कुल, तो वो आपका खाने का। और दूसरा तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी आप वजन की बीच में बात कर रही थी, ईजी वे टू लूज वेट इज कट बैक ऑन योर कार्ब्स। हमारे है कि हमने रोटियां ज़्यादा सूर खानी है, 2 से 3 फुलके आराम से खाई जाते हैं, और वो सुबह 2 से 3 टोस्ट खा लेंगे। कट बैक ऑन द कार्ब्स। चाहे आप ब्राउन ब्रेड भी खा रहे हैं, सोने से पहले खाना खाते हैं और इतना खा लेते हैं कि तबीयत भोजल होनी शुरू हो जाती है, फिर आपको फर्क नहीं पता चलता कि ये मुझे हार्ट अटैक हो रहा है या मेरे आ जाता है या मुझे हेवीनेस हो रही है। बिल्कुल। तो इसलिए डाइट का है कि आप कैलोरी इंटेक वॉच करें। वो हदीस है ना कि भूख रख के खाएं, तो लिमिट योर कैलोरी इंटेक, पूरा ओवर ईटिंग ना करें, एंजॉय योर मील्स, बट ये हेल्दी ऑप्शन जो बताया उनको चूज़ करके। लोगों को अंडे का भी बड़ा रहता है डर, अंडे का कोई इशू नहीं है, एक जर्दी बेशक रोज़ खा लें, सफ़ेदियाँ बेशक 2 खा लें, बट उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो भी कार्ब्स लें वो रिफाइंड शुगर्स ना हो, जो पुअर ग्लाइसेमिक इंडेक्स के साथ है, जिस तरह सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं या इवन जूस, डब्बे वाले जूस और हॉरिबल, वो नहीं लेने चाहिए। निरी चीनी होती है व्यूअर्स, बिल्कुल, यही तो बात हम एब्सोल्युटली, आपको एक्सप्लेन करते तो हैं उसमें constantly। वो जो कार्ब्स ले रहे हैं वो हाई फाइबर वाले हों, बट ये भी नहीं कि हाई फाइबर ले रहे हैं, बंदा कहते जी मैं ब्राउन ब्रेड खाता हूँ लेकिन 4 खाता हूँ। तो यू नीड टू वॉच द इनटेक के, वो टोस्ट वगैरह उसकी और ब्रेड वगैरह कम रखें, दैट विल हेल्प यू लूज वेट। वेट के लिए पिल्स आई हैं आजकल, बड़ी पॉपुलर भी हुई है, 1-2 इंजेक्शंस जो हैं, बड़ा लोग उसको यूज़ करें। आपको पहले इम्पॉर्टेंट है कि लाइफस्टाइल से आप अपना कैलोरी इनटेक करके, कार्ब इनटेक करके अपना उसको कंट्रोल करें। और गोश्त वगैरह का पूछते हैं, वो हफ्ते में 1-2 बार आप ले लें तो कोई इशू नहीं है। चिकन फिश बेशक रेगुलर खाएं, 1-2 सर्विंग्स, बट उसमें यह है कि लिमिटेड, बिल्कुल डीप फ्राइड ना हो, कम से कम तेल में बनी। वही वाली जो गोलियां एक ज़माने में बड़ी इन थी और अभी भी जो हैं वो जो सारी दुनिया में बैन हो गई है, वो ऑनलाइन आप पाकिस्तान में अवेलेबल करके उसको ऑर्डर कर सकते हैं। व्यूअर्स, जो चीज़ FDA अप्रूव नहीं है, जिसमें हज़ार और मेडिकल मसाइल हो सकते हैं लोगों को, क्योंकि एक ज़माने में इसमें स्पीड होती थी, तो एक्चुअली हार्ट अटैक्स उसकी वजह से लोगों को हो रहे थे। आप शायद वो खैर अब मेरे नहीं ख्याल अवेलेबल है, कुछ गोलियां आई थी जिससे एक्चुअली लोगों के वाल्व के इशूज़ हो गए थे, वो वेट लॉस के लिए इस्तेमाल थी। अभी कुछ आई हैं, उनके ऊपर डाटा काफ़ी प्रॉमिसिंग है कि हार्ट के लिए भी शायद अच्छी वेट लॉस की यूज़ हो रही है, बट उनकी इंडिकेशन ये नहीं है कि वैसे ही आप हर कोई वेट लॉस के लिए शुरू कर दे। इट्स फॉर अ सर्टन ग्रुप ऑफ पीपल जिनकी ओबेसिटी बहुत ज़्यादा है, मोटापा बहुत ज़्यादा है, उनके लिए। बट रूटीन में पहली कोशिश ये डाइट से होनी चाहिए, और वो डाइट की तरफ ही मैं कंप्लीट कर रहा था कि उसमें मिल्क प्रोडक्ट्स के ऊपर भी लोग पूछते हैं, तो उसमें आप ले सकते हैं दूध 1-2 ग्लास, बट उसमें यह है कि आप मलाई उतार के या फैट इनटेक उसका ये लो फैट भी मिल जाता है, तो वो यूज़ करें साथ। तो डाइट की तो ये हो गई कि मेनली सब्जी फल दानों पे मेन फोकस रखें, मल्टीपल सर्विंग्स ऑफ दैट पर डे। बाकी एक्सरसाइज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज में है कि व्हाट इज़ रिकमेंडेड इज़ मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज, विच इज़ कि हफ्ते में कम से कम 5 बार आधा घंटा आपने एक्सरसाइज करनी है। और इस लेवल के लोगों को कहते हैं मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज क्या है, विच इज़ आधा घंटा ऑफ ब्रिस्क वॉक जनरली इज कंसिडर्ड दैट, बट उसके इक्विवेलेंट कोई भी एक्सरसाइज आप एंजॉय करते हो, स्विमिंग हो, बाइसिकलिंग हो, जो भी एंजॉय करते हैं वो करें, बट वो इस तरह की होगी जिसमें आपको सांस चढ़ रहे, बट यू कैन स्टिल टॉक इन फुल सेंटेंसेस, और थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। बट ये भी चीज़ मैं साथ अपने पेशेंट्स को बताता हूँ कि सडन हैवी एक्टिविटी ना करें। मैं यूपेन में था, उधर फिली में जब पहली स्नोफॉल होनी, मुझे पता आज हार्ट अटैक के साथ पेशेंट्स आएंगे, बिकॉज सारा साल आपने एक्सरसाइज नहीं की और एकदम हैवी स्नो शवलिंग शुरू कर दी, तो दैट कैन एक्चुअली ट्रिगर हार्ट अटैक एज वेल। सो एक्सरसाइज एक्सलेंट फॉर यू, करनी चाहिए, बट सडन इम्पल्सिव एक्सरसाइज उसको अवॉइड करना चाहिए। तो एक्सरसाइज के मतलब ये है। बाकी स्मोकिंग हमें उसको दैट इज अ मेजर कंट्रीब्यूटिंग सेवरल फोल्ड्स, आपका हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है। बड़े लोगों ने अब कहना शुरू कर कि सिगरेट से तो वेपिंग बेहतर है, तो वेपिंग कर लो। सो वेपिंग इज ऑल्सो नॉट गुड, उसके ऊपर भी काफ़ी रेस्पिरेटरी इशूज़ आ रहे हैं। डिस्करेज यही है कि टोटल आप निकोटिन को अपने सिस्टम से खत्म करें। एक्चुअली पूरी रिसर्च देखें ना, अभी तो वेपिंग शुरू हुई है, अभी उस पे रिसर्च ही कहाँ बिल्कुल, तो उस पे डाटा लिमिटेड, बट और हुक्का इज नॉट एनी बेटर देन स्मोकिंग, जो भी उस पे भी डाटा आ रहा है वो भी इसी तरह ही है। मुझे कोई टर्की से पेशेंट था, उसने एक बड़ा फैंसी सा डेकोरेशन वाला हुक्का वेप कर दिया। मैंने एक बार ट्राई किया तो उसकी ट्यूब जब धुलवाई तो उसमें से चंक्स ऑफ दैट स्मोक were deposited in that tube, and that is all getting deposited in your lungs as well. So this इस चीज़ का है कि स्मोकिंग यू शुड अवॉइड। उसमें ना सिर्फ आपके हार्ट डिजीज़, स्ट्रोक का रिस्क, टांगे कटने का रिस्क, पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ बहुत बढ़ जाती है उसमें। टांगों में, शरानों में चर्बी, मैंने उस दिन टांग की नाली एक बंदे की खोली है बिकॉज उसकी टांग की नाली बंद हुई थी और उसको बहुत टांग में दर्द होती थी जब वो चलता था, बिकॉज उसकी फ्लो नहीं जा रही थी नीचे ठीक, और उसका ज़ख्म बना तो हील नहीं कर रहा था। तो वो सारा चीज़, कैंसर का रिस्क, फेफड़े डिस्ट्रॉय आपके हो जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो हैं उसके लिए स्मोकिंग इज़ वेरी ख़तरनाक है, वो उसको तो छोड़ना चाहिए।
फाइनली आपका मैसेज क्या है डॉक्टर? सो स्लीप हाइजीन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसके साथ साथ उसके ऊपर जो भी डाटा आ रहा है वो ये सपोर्ट कर रहे हैं। और वेट लॉस के ऊपर तो हमने बात कर ली। जल्दी बताएं क्या है? स्लीप हाइजीन में कि 7 से 9 घंटे की नींद रखनी चाहिए, और उससे ज़्यादा लें तो उसका भी नुकसान है, और कम लें तो दैट्स नॉट गुड फॉर यू, बट दैट्स द आइडियल्स कि 7 to 9 आवर्स ऑफ स्लीप रहे। अब उसको डिफरेंट टोटके हैं, वो खैर बंदा लंबा हो जाएगा इसके लिए, बट ये है कि स्लीप हाइजीन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और एक्सरसाइज, डाइट और स्मोकिंग और बाकी रिस्क फैक्टर्स चेक कराए आपने, कि डॉक्टर के पास जाके शुगर सिंपल चेक करा ले, ब्लड प्रेशर चेक करा ले और कोलेस्ट्रॉल चेक करा ले, तो इससे आपका मेजर चीज़ें कवर हो जाएंगी। शुगर, बीपी और कोलेस्ट्रॉल चेक करा ले, फिर डॉक्टर फैसला कर लेगा कि देयर आर सर्टन रिस्क एनहांसर्स जिनके बारे में आप देख सकते हैं कि ब्लड टेस्ट में लाइपोप्रोटीन ए एक आई है, उसके ऊपर बड़ा अच्छा डाटा है कि उसके ज़रिए आपका रिस्क ज़्यादा है या कम है पता लग जाता है। कैल्शियम स्कोर से आपको आइडिया हो सकता है कि वो सिर्फ पूरा सीटी स्कैन करने की जरूरत नहीं होती, उसमें सिर्फ कैल्शियम नालियों में आपको एक सीटी करके देख सकते हैं, तो उससे भी आपको आइडिया हो सकता है कि इस बंदे को एस्पिरिन देनी है कि नहीं देनी, लॉन्ग टर्म प्रिवेंशन के लिए इसको कोलेस्ट्रॉल की दवाई देनी है कि नहीं देनी। और ये नंबर्स डाल के किसी शख्स के डॉक्टर्स जो हैं 10 साल का रिस्क कैलकुलेट कर लेते हैं। अभी टिपिकली आम फिजिशियन भी कर सकते हैं, बट मोस्टली कार्डियोलॉजिस्ट इन चीज़ों को देखते हैं इन टर्म्स ऑफ कार्डियोवैस्कुलर रिस्क प्रिवेंशन। जो आपका सवाल था कि किसके पास जाएं इसकी तशखीस के लिए और प्रिवेंशन के लिए, अगर आपके फिजिशियन कर लेते हैं तो ठीक है, बट अगर नहीं करते तो उनको फिर कार्डियोलॉजिस्ट को रेफ़र कर देना चाहिए इसके लिए। और ये पहला चेकअप जो है 20 की एज पे, और उसके बाद जो है अगर सब कुछ ठीक आता है तो दे कैन डू इट एवरी 5 years। और 40 साल की उम्र के बंदे को ऑलमोस्ट हर साल ये चेकअप कराते रहना चाहिए कि वो फिर डॉक्टर उसके मुताबिक मजीद इन्वेस्टिगेशंस करता रहेगा। ये दिल का मामला बड़ा सीरियस मामला है डॉक्टर साहब, मुझे लग रहा है। नहीं वो तो ये तो है, दिल का मामला वैसे रोमांटिकली भी बड़ी सीरियस होता है और अदरवाइज भी बड़ा सीरियस। बिल्कुल दोनों तरफ से होता है, बट इट इज द नंबर 1 किलर, यू नो, सो वो इन मोर वेज देन वन। इन मोर वेज देन वन, दैट्स थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, गॉड ब्लेस यू। व्यूअर्स, अल्टीमेटली हम आपको इलाज तो तभी दे सकते हैं जब आप अस्पताल पहुंचेंगे, लेकिन अगर आप अस्पताल नहीं पहुंचते क्योंकि आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ती, तो क्या ये बेहतरीन सोल्यूशन नहीं है हम सबके मसाइल का? सो प्लीज़ डॉक्टर साहब ने जो गाइडेंस दी है, अल्टीमेटली किसी भी डॉक्टर को यहाँ पे बैठाते हैं व्यूअर्स, वो एक ही बात करते हैं, खुराक सही करें, वर्जिश करें, अपनी नींद को पूरा करें, पानी की अपनी इंटेक को ठीक रखें, एक्टिव लाइफस्टाइल गुजारें, बिला वजह की दवाइयाँ ना लें, सेल्फ प्रिस्क्राइब ना करें चीज़ें, ड्रग्स, अल्कोहल, स्पेशली वेपिंग, सिगरेट वगैरह से इज्तनाब करें। ये सारी चीज़ें करेंगे तो कम अज़ कम इतना तो कह सकते हैं कि एक बड़ी हेल्दी भरपूर अंदाज में आप अपनी ज़िंदगी को गुजार सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे। कोई आके आपको ना तो वर्जिश करा सकता है, कोई आके ना तो आपकी खुराक बदल सकता है। तो खुद ये चेंजेस लेके आएँ और यंग एज से लेके आएँ, ताकि आगे जाके आपको इश्यूज़ के साथ ना जीना पड़े। छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे, वापस आएंगे तो बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में बात करेंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आज बानी पाकिस्तान को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए, वैसे छोटा मुंह बड़ी बात, हम क्या ट्रिब्यूट पेश कर सकते हैं इतनी अजीम हस्ती को, एक कोशिश ही है, काविश ही है व्यूअर्स। और मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि जो बातचीत होगी उसमें से जो फ्यू वर्ड्स ऑफ विजडम या फ्यू पर्ल्स ऑफ नॉलेज आपको मिलेंगे, वो यंगर जनरेशन को ज़रूर उनके साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि सब कॉलेज, यूनिवर्सिटी वगैरह, स्कूल वगैरह बच्चे गए हुए होते हैं, तो जब वो वापस आते हैं, लंच के टेबल पे आपके साथ बैठते हैं, तो एज अ रिमाइंडर देखें, फादर ऑफ आवर नेशन को एक लम्हे के लिए भी हम नहीं भूल सकते। लेकिन मुझे लगता है कि यूथ का फोकस और इंटरेस्ट कुछ और होता जा रहा है, क्योंकि हम लोग घरों में कॉन्वर्सेशंस नहीं करते, डिस्कशंस नहीं करते, और जब तक हम नहीं ओन करेंगे अपनों को, हमारे बच्चे फिर कहाँ से करेंगे। आइए मुलाकात करते हैं। डॉक्टर फरजाना अरशद हमारे साथ हैं, हमारे शो का रेगुलर हिस्सा हैं, ख़ुद भी एक बहुत ही बेहतरीन माशाल्लाह एंकर पर्सन है, एजुकेशनिस्ट हैं, एंड यूर एन एजुकेशन एट द गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम अस्सलाम। प्लेजर हैविंग यू बैक ऑन द शो। थैंक यू। आपके साथ एक और ऐसी पर्सनैलिटी बैठी हैं जो हमारे पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क का बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है, प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल चावला। आप फॉर्मर डीन आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ एट पंजाब यूनिवर्सिटी हैं, ऑल्सो अ ब्रिलियंट ऑथर,
को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम टू द शो। अच्छा, आप लोग तो हमारे साथ होते हैं, लेकिन आज एक बड़ी यूनिक पर्सनालिटी हमारे साथ हैं। आप एक बेहतरीन विजुअल आर्टिस्ट भी हैं, उसके साथ साथ असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पेंटिंग एट द कॉलेज ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन एट द पंजाब यूनिवर्सिटी हैं, और आपके काम का ज़्यादातर फोकस या इंस्पिरेशन या आपके म्यूज़ जो हैं वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हाउ आर यू डूइंग? फाइन, बहुत अच्छे। अच्छा व्यूअर्स, जहाँ पे ये बातचीत हो रही है वहाँ पे हमारे साथ हैं मियाँ रफ़ीक अहमद। अब आप मियाँ अज़ीज़ अज़निक के साहबजादे हैं, और अब जिस पर्सनैलिटी का मैंने अभी नाम लिया वो एक्चुअली थे कौन? उनका कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ एक बहुत ही करीबी ताल्लुक़ था, और इस ताल्लुक़ की बेस पे आप जिन्ना के पर्सनल फ़ोटोग्राफ़र थे, और उनके साथ आपने बहुत ज़्यादा वक्त गुजारा। अनफॉर्चुनेटली मियाँ साहब तो अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनके साहबजादे मियाँ रफ़ीक अहमद को हमने रिक्वेस्ट की कि आज शो पे आएँ भी, हमसे बात भी करें और वो चीज़ें दिखाएं, वो ख़जाने दिखाएं, हिस्टोरिकल ब्यूटीफुल ट्रेजर्स जो इनके पास हैं वो हमारे साथ शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आप? फाइन। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमें ज्वाइन बहुत शुक्रिया जी। आपके ख़जानों की तरफ भी हम बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले डॉक्टर साहब आपसे बात शुरू करते हैं। आज के दिन की मुनासबत से बानी पाकिस्तान के बारे में आप क्या कहेंगे? अच्छा जुगन, थैंक यू वेरी मच। मुश्किल तरीन सवाल पूछ लिया ना, मैं तो 2-3 लाइनों में इतना मुश्किल सवाल। एक तो मॉर्निंग शोज के अंदर आप इतने वो मैं समझती हूँ कि एक एकेडमिक लेवल के टॉपिक्स लेके आती हैं, ये भी बड़ी बात है, वरना पाकिस्तान के अंदर थोड़ा सा ट्रेंड जो है मॉर्निंग शोज़ का वो मुख्तलिफ है अनफॉर्चुनेटली, और वो एक ऐसे इश्यूज़ के ऊपर बात नहीं करते हैं। कायद आज़म के मुतालिक तो देखें, आई थिंक जिस तरह आपने अपने इंट्रोडक्शन में भी कहा कि बच्चों को बताना और अपनी अगली जनरेशन को बताना नहायत ज़रूरी है। मैं कायद आज़म के मैसेज को कैसे लेके चलती हूँ, ज़ाहिर है अभी तक की ज़िंदगी में सारा जो पढ़ाया वो इसी तरह से रिलेटेड टू पाकिस्तान और कायद आज़म और फ्रीडम मूवमेंट और वो सारी की सारी स्ट्रगल जो कायद आज़म ने की। तो मैं समझती हूँ कि कायद आज़म के मुतालिक आज जो सबसे बड़ी रेलिवेंट चीज़ जो हमारी नेशन को बतानी ज़रूरी है और हमें उसको इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है, वो वट सॉर्ट ऑफ पाकिस्तान कायद आज़म वांटेड। कायद आज़म किस किस्म का पाकिस्तान चाहते थे और उनको ज़िंदगी में मोहलत नहीं मिली। आई थिंक पाकिस्तान एक बड़ी डेमोक्रेटिक स्पिरिट के ऊपर जुगन बना था, और हमने देखा है कि दुनिया में डेमोक्रेसी ने प्रिवेल किया है, उसकी सक्सेस है, और दुनिया में ह्यूमन सोसाइटीज़ का जो ग्रोथ हुई है, आप वेस्टर्न सोसाइटीज़ वेस्टर्न डेमोक्रेसीज़ को ले लें, आप नॉर्थ अमेरिका आई मीन अमेरिका कनाडा को ले लें, पूरे यूरोप को ले लें, तो वहाँ पे जो एक तरक्की का लेवल है वो डेमोक्रेसी की मरहून मिन्नत है। तो पाकिस्तान के अंदर कायद आज़म क्या चाहते थे? कायद आज़म का एक मैसेज बड़ा क्लियर था कि वो एक लिबरल डेमोक्रेटिक पाकिस्तान बेस्ड अपॉन द एगलिटेरियन प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम, वो उनका एक बड़ा, मैं कहती हूँ, प्रोग्रेसिव सोच की रिफ्लेक्शन था। और यही बात उन्होंने अपनी 11 अगस्त 1947 की पहली पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली से खिताब करते हुए कही थी, और मेरे ख्याल में उसको हम बहुत तरीके से लेके नहीं चल सके। आपको पता है पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली बहुत लंबा अरसा डेमोक्रेसी नहीं रही है, और वो ना रहने की वजह से एक वो कहते हैं ना, तारीख का एक धारा जब स्मूथली चलता है तो वो बहुत आगे को जाता है, और जब आप उसमें कांटे डाल देते हैं, मतलब ये कि उसमें फ्रीक्वेंट ब्रेक्स आते हैं, तो चीज़ें जो आगे बढ़ने की बजाय रिवर्स होती हैं। तो हमने पाकिस्तान की तारीख में बड़े रिवर्सल देखे हैं, और मैं समझती हूँ कि अब 75-76 ईयर्स हो गए हैं पाकिस्तान को बने हुए, तो अब हमारे पास मज़ीद इस तरह की अपने आप को खोने के लिए शायद स्पेस नहीं बची, और मैं समझती हूँ कि दुनिया के साथ हमें अपने आप को अटैच करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा, और उस सिलसिले में इकोनॉमिक कॉरिडोर्स खोलने पड़ेंगे, और उस सिलसिले में हमें एक डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, और यही कायद आज़म का एक्चुअली मैसेज है, और यही उनका विजन था पाकिस्तान के हवाले से। डॉक्टर साहब, मैं बिल्कुल आपका ममनून हूँ, आपने मुझे याद फरमाया। मैं डॉक्टर साहब से इत्तेफाक करते हुए ये कहूँगा, कायद आज़म बुनियादी तौर पर पाकिस्तान इसलिए बनाना चाहते थे कि हम जो मुत्तहिदा हिंदुस्तान पाकिस्तान था, जिसे सब कॉन्टिनेंट कहते हैं, साउथ एशिया कहते हैं, वो हमने कोई अलहदा मुल्क इसलिए नहीं लिया कि हम यहाँ पर कोई अजारादारी कायम कर दें। हिंदुस्तान में हो क्या रहा था, हमें ये महसूस हो रहा था कि हिंदू और कांग्रेस जिनकी पार्टी थी, वो अपनी अक्सरियत के बलबूते पर वो हमें अपना मुस्तकिल ग़ुलाम बनाना चाहते हैं, और अंग्रेज़ों से आज़ादी के बाद हमें अपना फ्यूचर तारीख दिखाई देता था। इसलिए पाकिस्तान जो बनाया गया वो अक्सरियती मुसलमान अक्सरियती मुल्क बनाया गया, लेकिन जिन तरीक़ों से बनाया वो जमहूरी तरीक़ों से बनाया। सुबह ने वोट दिए, इसलिए पहला जो उनका लफ्ज़ है इस्लामिक डेमोक्रेटिक एंड वेलफेयर स्टेट,
और ये तीनों जो इस्लामिक का भी जो वर्ड इन्होंने कहा, एगलिटेरियन जो कॉन्सेप्ट है, या ये कि जी वो इस्लाम जो प्रोग्रेसिव इस्लाम है, वक्त के साथ साथ अपने आप को जदीद तकाज़ों के मुताबिक ढालता है। जमहूरी भी वो जो तबकाती नहीं, तमाम तबकों को नुमाइंदगी मिले और वन मैन वन वोट के तहत मिले, शऊर मिला जाए, तमाम लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले। ये जो फलाही रियासत है उसमें कॉन्सेप्ट जो था मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स का भी था, उसमें अक़लियतों का भी था, फीमेल का भी था, और फिर इंक्लूसिव अप्रोच लेकर कायद आज़म चाहते थे। यकीनन जो कायद आज़म की जो विजन थी, आज अगर हम देखें वो कुली तौर पर आप पर उस पर हम पैरा दिखाई नहीं देते, मगर हमने अब क्रिकेट टीम में देख लें, ब्लाइंड्स की है, फीमेल की है, मर्दों की है, आप तमाम और अक़लियतों को देख लीजिए, हम उनको बराबरी के यकीनन जड़ावाला वाल वाक़या और वाक़यात भी होते रहते हैं। अच्छा, ये वाक़यात अमेरिका में भी हो रहे होते हैं, ये इंग्लैंड में भी हो रहे होते हैं, हमारे यहाँ ज़्यादा ओवर हाईलाइट कर दिया जाता है। तो मैं ये समझता हूँ, होने तो खैर दुनिया के किसी कोने में भी नहीं चाहिए, नहीं होने चाहिए। और बिल्कुल हम इसकी जो जिना चाहते थे वो ये चाहते थे, ये पाकिस्तान जो इंडिया के बराबर जो होगा, हम एक्चुअली सेकुलर, जो इन्होंने 11 अगस्त की जो स्पीच है वो एक, मैं समझता हूँ वो मैग्ना कार्टा है। वो स्पीच कोई कायद आज़म का वो ये नहीं था कि दो कौमी नज़रिए की नफ़ी थी, वो रिफ्लेक्शन थी उनकी सोच की कि हम वो पाकिस्तान बना रहे हैं जिसमें हम किसी की एक्सप्लॉइटेशन नहीं करेंगे। बिल्कुल सही। सर, व्हाट वुड यू लाइक टू से? आपने तो अपना सारा, अपनी क्रिएटिविटी ही कायद को डेडिकेट कर। जी जी, मेरा ये कहना ये कि सॉरी, कि जो ज़िंदा कौमें होती हैं वो कभी भी अपने मोहसिनों को फरामोश नहीं किया करती। ये मुमकिन नहीं है कि कायद आज़म से हम मोहब्बत करते हैं, वो मैं नहीं करता, वो हम सब करते हैं, पूरी कौम करती है। तो एक आर्टिस्ट होने की हैसियत से मेरा ख़्याल है कि मैंने अपना काम किया है, और मेरे ये 29 आर्ट वर्क्स हैं जो कि लाहौर में पहले डिस्प्ले हुए हैं, फिर इसके बाद ये इस्लामाबाद में डिस्प्ले हुए हैं, उसके बाद ये शो हम लेके गिलगित गए, और गिलगित में ये पहला शो था जो वहाँ के कहने वालों का कहना ये है कि वहाँ पे ज़िंदगी में हमने पहले दफ़ा कोई ओरिजिनल आर्ट वर्क्स देखे। गिलगित से ये ट्रैवल किया शो, फिर लाहौर आया है वापस, इस्लामाबाद आया वापस, आज इस्लामाबाद PNCA में ये व्यूअर्स हम आपको दिखा भी रहे हैं विजुअल्स ऑफ द आर्टवर्क्स। वहाँ पे इसकी दोबारा से इनॉग्रेशन हो रही है, और इसके बाद हमारा प्लान है कि इसको पाकिस्तान के और शहरों में भी लेके जाया जाए। तो मेरा ख़्याल है कायद आज़म से मोहब्बत करने का कोई वजह नहीं होती, कायद आज़म से मोहब्बत की कोई लॉजिक देने की ज़रूरत नहीं है, वो इन बिल्ट एक क्वालिटी है जो अल्लाह ताला ने हमारी चिप के अंदर डाल के हमें भेज दिया। तो कायद आज़म से हर कोई बच्चा मोहब्बत करता है, उनसे प्यार करता है, और आर्टिस्ट हूँ मैं, चूँकि मैंने अपनी मोहब्बत का इजहार उनके पोर्ट्रेट्स, उनकी पेंटिंग्स बना के ये आपका ट्रिब्यूट है ना? जी, मेरा ट्रिब्यूट। वही चीज़ है ना व्यूअर्स, जो हम हमेशा बात करते हैं कि हर बंदा अपना हिस्सा डाल सकता है अपनी कैपेसिटी में, कुछ आउट ऑफ द ब्लू, आउट ऑफ द ऑर्डिनरी, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के नहीं करने की ज़रूरत होती, विद इन योर ओन कंफर्ट जोन भी आप कर सकते हैं। अच्छा सर, आपका मियां साहब तो एक मुख्तलिफ सा ताल्लुक था कायद के साथ, क्योंकि आपके अब्बू की इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एफिलिएशन थी, तो कुछ चीज़ें भी देखते हैं जो आप लेके आए, और मैं चाहूँगी आइए सर, और साथ साथ कुछ आपके अब्बू को जो ये टाइटल दिया गया था, कुछ उसके बारे में भी हमारे साथ शेयर करें। जी रफीक साहब। हाँ जी। ऐसा ही कि वालिद साहब नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स के पढ़े हुए थे, उस वक्त म्यूज़ स्कूल ऑफ आर्ट्स कहलाता था। हाँ जी। ठीक है, और उनको फ़ोटोग्राफी पढ़ाने के लिए ब्रिटिश फ़ोटोग्राफर आए थे, उन्होंने बताया कि जी कैमरा क्या है, फ़ोटोग्राफ क्या है। इब्नुल हत्ताम ने बड़ी कोशिश की 1011 से 1012 तक के मैं जो देख रहा हूँ वो मैं कैसे सेव कर सकता हूँ। उनकी डेथ हो गई, उसके बाद फिर फ्रेंच थे, उन्होंने एक कैमरा बनाया, पिन होल कैमरा। पिन होल कैमरा वो ये है जी, पिन होल कैमरा जस्ट एक डब्बा है जी, एक डब्बा है, ये पिन लगाई, ये लेंस बन गया इसका। अच्छा। डार्क रूम में जाके इसके पीछे फोटोग्राफी पेपर लगा के इसको बंद कर दिया और धूप में रखा 7 मिनट तक। हाँ जी। वो फोटोग्राफिक पेपर पे ही नेगेटिव बन गया। हाँ जी। ठीक है, और उसका वो लास्ट पे आप देखेंगे, ये है बेसिक प्रिंसिपल पिन होल कैमरे का।
हाँ जी। ये बेसिक प्रिंसिपल है जी। और ये लक्ष्मी चौक में न्यू एज वाले हैं, ये इनकी फ़ोटोग्राफ बनाई इसी डब्बे से, और पहले नेगेटिव बनाया, हाँ जी। फिर इसी से बनाए। इसके बाद वालिद साहब के साथ मुलाकात हुई इफ्तिखार महमूद साहब की, हाँ जी। तो वो गवर्नमेंट कॉलेज की एक तस्वीर उतार रहे थे, तो मियाँ इफ्तिखार महमूद भी आ गए, महमूद, तो उन्होंने कहा जी कि मुझे भी शौक़ है, वहाँ से फिर उनकी दोस्ती बन गई। तो उन्होंने कहा जी कि आपने मुस्लिम लीग के लिए काम भी करना है, हाँ जी। ठीक है। वो फिर 1940 का जब दौर आया, तो ये जो है ये ग्रुप फ़ोटो जो है कायदा में ये 23 मार्च 1940 को उतरी, और ये इस कैमरे से उतरी जी। हाँ जी, इस कैमरे का ये होता है कि इसमें शटर कोई नहीं होता, जस्ट सामने जब लोग आते हैं तो इसके वजह जस्ट वन रेडी 1 2 3 बस इतना एक्सपोज करते हैं, ठीक है। और उसके जो हैं प्लेट वो किधर रखे गए, प्लेटें रहने दे सर, वो बस सिर्फ चलो हमने- नहीं हाँ, हाँ। अच्छा। उसके बाद 1942 में ये नेगेटिव है जी, ये इस कैमरे का ये नेगेटिव है, अगर आप देख सकें लाइट में, ठीक है। ये नेगेटिव है ऐसे 10 इंच पर 12 इंच का, ठीक ये है। ओरिजिनल नेगेटिव है, ये ओरिजिनल नेगेटिव है जी, ठीक है। इसी मौके पे कायद आज़म ने वाला साहब को कहा कि मिस्टर एजनिक मुझे मेरी एक पासपोर्ट की तस्वीर उतारें, ठीक है। वाला साहब एक साइट पे ले गए उनको, वाला साहब साइट पे ले गए, तो वहाँ पे उनकी अपनी रिक्वेस्ट पे ये तस्वीर बनाई। अच्छा। जब उस खड़े हुए हैं तो कायद आज़म ने फरमाया कि मिस्टर एजनिक मुझे भी शौक़ है फ़ोटोग्राफी का, लेकिन ये जो आपने तस्वीर उतारी इसकी 50 फ़ोटोग्राफ्स अलॉन्ग विद नेगेटिव मुझे बॉम्बे भेजनी है। अच्छा। वाला साहब ने ठीक है जी। और फिर ये भी कहा कि मिस्टर एजनिक इसका बिल ज़रूर मुझे भिजवाना है। तो ये बड़ी अजमत है एक आर्टिस्ट के लिए, अपना लीडर की, कि उन्होंने कहा जी इसका। जब 42 में फिर ममदोट हाउस आए तो वहाँ पे फ़ोटोग्राफी फिर इस कैमरे से फ़ोटोग्राफी हुई, ठीक है। इस वाले हाँ जी, इसका नेगेटिव भी ये नेगेटिव इसका ये अगर नज़र आ जाए कैमरे में, ठीक है, ये उस कैमरे का नेगेटिव है। और फिर दूसरा कैमरा था उस ये है, ये ममदोट हाउस में ये ग्रुप उतारा था। उस वक़्त कायद आज़म बड़े अच्छे मूड में थे, तो कायद आज़म ने कहा कि मिस्टर एजनिक मुझे भी शौक़ है फ़ोटोग्राफी का, लेकिन जो है ना फ़ोटोग्राफ़र वो एक हिस्ट्री बनाता है, क्योंकि अगर तस्वीर तो मुँह से बोलती है, ठीक है, ठीक है, अदरवाइज तस्वीरें तो सारे बनाते हैं, लेकिन फ़ोटोग्राफ़र के लिए बड़ी अहमियत का है कि वो एक हिस्ट्री बनाता है, ठीक है। ये हमारे लिए एक बड़ी एजाज़ की बात है। एक ये थी, फिर ये नेगेटिव है। एजनिक वाला टाइटल आपको क्यों दिया? ये एजनिक वाला टाइटल ऐसे था कि वालिद साहब का नाम था अजीज़, ठीक है। उस वक़्त 1928 में जब स्टूडियो उन्होंने बनाना था तो वो मुसलमानों को बड़ा मसला होता था। फिर उन्होंने AZ अजीज़ का और NIC जहाँ नवाबजादा नसरुल्लाह रहते रहे हैं 52 में वो आ गए, तो वो AZ अजीज़ का NIC निकलसन अजीज़ एजनिक बना लिया, एजनिक स्टूडियो। अच्छा, तो कायदे आज़म हमेशा मिस्टर एजनिक की कह के पुकारा करते थे। सही। सो खैर माशाल्लाह 47 में जो तस्वीरें उतारी पाकिस्तान मूवमेंट की, अगर वो उधर पड़ी हुई हैं, अगर हाँ जी, ये देखें ना, ये देखें, ये है 47 की पाकिस्तान मूवमेंट की तस्वीरें। ये लोग कैसे आ रहे हैं, हमारे बच्चों को बिल्कुल नहीं पता कि तहरीक पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान कैसे बना है, ठीक है। और एक ग्रुप उतारा, ये है जी, ये पंजाब मुस्लिम लीग उनका, ठीक है, ये घोड़े। फिर उसके बाद ये देखें, और एक पाकिस्तान उस वहाँ से फ़ोन आया मुस्तफ़ा अली हमदानी का कि अजीज साहब आप रेडियो पाकिस्तान आए, तो वो भी एक और था। हाँ, बट खैर द पॉइंट इज, तो वो फिर बाकी उन्होंने मुस्तफ़ा अली हमदानी ने कहा अजीज साहब आपको बहुत मुबारक हो। मैं अब ये कहता किस बात की, तो उन्होंने कहा मैं अभी आपको बताता हूँ। वो ठीक जो 27 रमज़ान मुबारक था, तो उस वक्त कहा ये रेडियो ऑल इंडिया रेडियो है, अभी एक दूसरे ऐलान का इंतज़ार करें। वाला साहब ने इस वक्त फिर उतारी, उन्होंने जब ठीक 12 बजे उन्होंने ऐलान किया मुस्तफ़ा अली हमदानी ने कि जी आपको पाकिस्तान मुबारक हो, पाकिस्तान बन गया। तो ये खुशी की इंतहा न रही। तो
क्या बात है सर, थैंक यू, इतने खूबसूरत बहुत खजाने आप लेके शुक्रिया। आए। आप अब हमारे साथ बैठिएगा, ज़रा हम मज़ीद और गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि हर बंदे की एक जो इतनी मोहब्बत और एक एफिलिएशन है, कायद का कौन सा ऐसा असूल है जो इनको सबसे ज़्यादा अपील करता है। उनकी विज़न, देखिए विज़न तो बहुत ब्रॉड थी, लेकिन जो हमारे साथ ब्रिलियंट पर्सनैलिटीज़ हैं, कौन सा एस्पेक्ट उनकी विज़न का इन स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स को मोटिवेट करता था, ये हम जानेंगे ब्रेक के बाद। इतनी ग्रेसफुल पर्सनालिटी, बात यह है कि इन जनरल अगर हम देखें तो हम कायद को एज ए फैशन आइकॉन भी देखते हैं। मतलब बात यह है कि जो रियलिस्टिक बातें हैं, जैसे कि मैडम नूरजहान की जब हम अक्सर बात करते हैं व्यूअर्स, तो हम अक्सर कहते हैं कि आप एक फ़ैशन आइकॉन भी थी, आप ये भी थी, आप वो भी थी। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ऑल राउंड एक इतनी मोटिवेशनल पर्सनैलिटी थी, क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी का हर एस्पेक्ट तो हम लोग व्यूअर्स सारी ज़िंदगी भी करना चाहे कवर, तो एक पूरे इंसान की ज़िंदगी को आप कैसे कवर कर सकते हैं। लेकिन हमने सोचा कि कायद की जो एक हर इंसान को कोई एक ऐसी चीज़ है जो उनकी टच करती थी, अपील करती थी। मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, मेरे लिए कायद की सबसे खूबसूरत बात ये थी कि ही वॉक द वॉक, ही टॉक द टॉक, यानी कि जो वो कहते थे वो करते थे, और उन्होंने कभी भी अपनी पोजीशन का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाया, बल्कि जायज़ फ़ायदा भी नहीं उठाया अगर आप देखें तो। क्योंकि एज गवर्नर जनरल, जबकि आपका एक सर्टन लाइफस्टाइल था, आप एक सर्टन तरीके से अपनी ज़िंदगी जीते थे और आप अफोर्ड करते थे, तो आप इस तरह से रहते थे, लेकिन आपने कभी भी उसका बर्डन या उसका बोझ जो है स्टेट पे नहीं डाला। आपने अपनी सैलरी 1 रुपया रखी एज गवर्नर जनरल। उसके बाद फातिमा जिन्ना साहिबा ने, मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने एक शेफ़ रखा अपने जहाँ पे आप लोग रह रहे थे वहाँ पे, तो उन्होंने जब कायद को पता चला कि इस शेफ़ को रखा है, तो ये बात क्लियर की कि इसकी तनख्वाह स्टेट नहीं देगा, इसकी तनख्वाह हम देंगे, क्योंकि ये मेरे लिए स्पेशल खुराक और मेरी तबीयत की वजह से इसको रखा गया है, तो मुझे किसी भी किस्म का स्टेट से फेवर या फाइनेंशियल चीज़ नहीं लेनी। अब ये देखें ना व्यूअर्स, इस वक्त भी हमें एक आज़ाद मुल्क देने के बाद भी कायद की प्रायोरिटी ये थी कि हमने ही इस मुल्क को देना है, वो लेने का नहीं सोच रहे थे। और हम हर वक्त कहते हैं कि पाकिस्तान ने हमें क्या दिया, ये सोचने की बात है व्यूअर्स। मैडम आप क्या कहेंगी, कायद की कौन सी चीज़ आपको सबसे, उनकी हर चीज़ मोटिवेट करती है, लेकिन स्पेसिफिकली आपको क्या मोटिवेट करती है? बिल्कुल जुगर, मैं समझती हूँ कि उनके मैं पूरे जो पॉलिटिकल करियर है उसके ऊपर जब नज़र दौड़ाती हूँ तो मुझे जो बहुत चीज़ अपील करती है कि कायद आज़म, जिस तरह आपने भी जिक्र किया, बड़े एक लिबरल आदमी थे, उनका लाइफस्टाइल बहुत शानदार था, और वो ज़ाहिर है बहुत फाइनेंशियली भी उन्होंने अपने आप को प्रोफेशनली इतना स्ट्रॉन्ग किया हुआ था। तो मैं समझती हूँ कि जिस तरह राइट फ्रॉम द बिगनिंग उनके अर्ली ईयर्स में, आपको याद होगा जब लखनऊ पैक्ट साइन हुआ था, तो कायद आज़म को एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी का टाइटल मिला, एंड ही वाज एक्चुअली ट्राइंग फॉर द सेल्फ रूल इन इंडिया। तो लेटर हमने देखा 1920s में जब कांग्रेस पार्टी के अंदर एक बड़ी फनेटिक किस्म की पॉलिटिक्स आ गई, जब ये मुख्तलिफ प्रेजुडिशियल ऑर्गेनाइजेशंस इंडियन लाइमलाइट में आई, तो आपको याद होगा मोतीलाल नेहरू जब कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने कायद आज़म की जो 1/3 रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेचर जो लखनऊ पैक्ट में साइन किया था मुस्लिम लीग ने और कांग्रेस पार्टी ने, तो उन्होंने कहा कि उसके अगर आप विड्रॉ कर लें तो हम आपकी बाकी कुछ बातों को अकोमोडेट कर लेंगे। तो मैं समझती हूँ कि कायद आज़म ने कीपिंग इन व्यू कि वो चाहते थे कि मिलकर स्ट्रगल की जाए शुरू में, ज़ाहिर 1930 तक तो वो चाहते थे, 1929 तक रादर आई वुड से, जब उनके 14 पॉइंट्स आए हैं। तो कायद आज़म इन सारी बातों के बावजूद, इस एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी के बावजूद, इसके बावजूद कि वो सेल्फ रूल के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, कि एक अंग्रेज़ों से किसी न किसी तरीके से सेल्फ रूल का कॉन्सेप्ट जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर पूरी दुनिया में प्रिवेल कर रहा था, लेकिन ही वॉज वेरी सेंसिटिव अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ मुस्लिम पोलिटिकल राइट्स। आप देखें राइट फ्रॉम द डे 1 टिल द लास्ट डे ऑफ हिज लाइफ, और पूरा उनकी ज़िंदगी में पोलिटिकल करियर इस एक चीज़ के गिर्द घूमता है कि वो समझते थे कि मुस्लिम कम्युनिटी जो कि सब कॉन्टिनेंट में उनका इतना मतलब हिस्टोरिकल एक रोल है, और उस रोल की वजह से उनको इस तरह आप नीचे नहीं गिरा सकते। लेकिन मैडम एक बात, आप ह्यूमन राइट्स के लिए खड़े हो रहे थे, मैं ये बात इसलिए क्लियर करना चाहूँगी क्योंकि देखें जब पाकिस्तान बना भी तो आपकी एक बात बड़ी क्लियर थी, चाहे मुस्लिम है, चाहे हिंदू है, चाहे क्रिश्चियन है, चाहे पारसी है, जिस भी मज़हब से
पाकिस्तान की अम्ब्रेला के अंदर अगर आप पाकिस्तानी सिटीजन हैं तो आपको इक्वल राइट्स, इक्वल रिस्पेक्ट, इक्वल रिगार्ड दी जाएगी। Surely. ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं आई थिंक उसी हवाले से मैं बात करना चाह रही थी कि वो मुस्लिम कम्युनिटी के पॉलिटिकल राइट्स को उनका ख्याल था कि आप इस तरह इनको डिग्रेड नहीं कर सकते। जिस तरह से हमने देखा कि थोड़ा सा मतलब ये नहीं कि कांग्रेस पार्टी का एक अग्रेसिव रवैया सामने आ रहा था और वो ज़ाहिर एक टॉलरेंस नहीं थी, लेकिन ये जो बात आप कर रही हैं ये पोस्ट पार्टीशन के हवाले से आई थिंक बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसका मैंने पहले भी हवाला दिया कि वो कोई थियोक्रेटिक स्टेट नहीं बना रहे थे, वो रिलीजन को उस तरह से नहीं कर रहे थे कि यहाँ पे कोई खुदा न खास्ता कोई फनेटिक किस्म का जो है वो माहौल क्रिएट किया जाएगा, बल्कि वो बड़ा ही एक इंक्लूसिव उनका एक जो पैटर्न ऑफ पॉलिटिक्स भी था और इंक्लूसिव उनकी सोच भी थी और उस सोच की रिफ्लेक्शन उन्होंने अपनी पहली तकरीर में भी की और बारहा उसके बाद भी उनकी तकारीर जो हैं वो एक इंक्लूसिव सोच की रिफ्लेक्शन थी, जो कि एक सेकुलर मैं समझती हूँ प्रोपोगेशन थी पाकिस्तान के अंदर चीज़ों को लेके चलने की। डॉक्टर साहब, आपने खुद आप ही अपने हमारे सबके उस्ताद हैं, हमारे उस्तादों के उस्ताद हैं, तो आपने खुद ही इंट्रो में इतना अच्छी बात कह दी कि हम एक ही कोई पहलू पे बात करें, तो मैं जिस बेशुमार पहलू जैसे आपने कहा, मैं एक पहलू जिस पर हम सबकी एक पर्सनल मोटिवेशन भी है ना, तो हमारी पर्सनल मोटिवेशन, मैं जो उनसे मैं क्या हम सभी ने मोटिवेशन ली है, इंस्पिरेशन ली है, वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कभी भी मैं में नहीं थे, हम पे यकीन रखते थे और वो जो मैं और हम का जो सफ़र है उनका शुरू से ही है। कायद-ए-आज़म को क्या कम अहमियत दी थी कांग्रेस ने? कायद-ए-आज़म को मेंबर बनाया उन्होंने इम्पीरियल लेजिस्लेचर का, कायद-ए-आज़म को हर मौके पे बहुत अहमियत दी, हत्ता कि आप देख लीजिए जब इंडिया को डिवाइड करने की बात हुई, लॉर्ड माउंटबेटन ने कायद-ए-आज़म को कहा कि जी गांधी साहब मेरे पास आए हैं, तशरीफ लाए हैं, उन्होंने कहा है कि आपको हिंदुस्तान का, मुत्तहिदा हिंदुस्तान का हम आपको प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं। तो कायद-ए-आज़म ने कहा मैं कोई अपनी ज़ाती जंग तो लड़ नहीं रहा था, ना मेरा ये ज़ाती मसला है, मेरी ये कंसिडर्ड ओपिनियन है कि हम एक कौम है, मैं नेशन की जंग लड़ रहा हूँ और उस नेशन में हम ये मुल्क हासिल करना चाहते हैं। तो ये जो बार्गेनिंग चिप है, ये गांधी जी से कहिए कि ये आप जाने तो वो लॉर्ड माउंटबेटन भी हंसा। अच्छा, फिर लॉर्ड माउंटबेटन ने भी इन्हें आजमाया कि किसी तरह परचेज कर लूँ, किसी तरह ब्राइब कर दूँ, किसी तरह इनको फ्लैटर करके इनको सरेंडर कर दूँ अपने जो मुतालबा है पाकिस्तान से। तो कायद-ए-आज़म उस पर भी नहीं हटे। लिहाजा ये जो बाज़ आथर देते हैं तासर कि जिन्ना द सोल स्पोक्समैन, जिन्ना वाज नेवर अ सोल स्पोक्समैन, जिन्ना ने हमेशा अपनी टीम को उनकी मशावरत से ही फैसले किए, हत्ता कि जब उन्होंने कहा गवर्नर, कॉमन गवर्नर जनरल का फैसला करना था, लॉर्ड माउंटबेटन की शदीद ख्वाहिश थी कि मैं इंडिया और पाकिस्तान का गवर्नर जनरल बनूँ, तो कायद-ए-आज़म ने मीटिंग बुलाकर फैसला लिया और उस वक्त तक लॉर्ड माउंटबेटन का करैक्टर और कंडक्ट सबके पर वाज़ेह था कि उनका झुकाव कांग्रेस की तरफ है और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तो लॉर्ड माउंटबेटन को जब इन्होंने बताया कि जी मेरी जो टीम है, मेरा जो ग्रुप है, मेरी जो पार्टी है, वो आपको सुपर गवर्नर जनरल मानने को तैयार है, कॉमन गवर्नर जनरल मानने को तैयार नहीं है। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने जो लफ्ज़ लिखे हैं, अगर उसके डायरी पढ़े, उसके पर्सनल पेपर पढ़े, उसने कहा नो जिन्ना जो मुझे तमाचा मार के गया है उसका मैं तर्जमा बताया, वो नाउ जिन्ना कैन क्लेम दैट पाकिस्तान इज़ इंडिपेंडेंट एंड अ सॉवरेन कंट्री वेयर एज इंडिया कैन नॉट क्लेम, क्योंकि मैं इंडिया का आज़ाद होने के बाद मैं गवर्नर जनरल हूँ। और वो उसने कहा देन ही सेड कि मैं आई एम गोइंग टू टीच जिन्ना अ लेसन, द लेसन वाज इन शेप ऑफ कश्मीर, और तकसीम के दौरान रेड क्लिफ अवार्ड, ये सारा। तो ये मैं कहना चाह रहा था कि जिन्ना ने गवर्नर जनरल बन के कोई सिला नहीं मांगा था, वो इसलिए कि लॉर्ड माउंटबेटन का कंडक्ट ऐसा था कि उससे, तो मैं आज भी समझता हूँ हमें मैं से निकलकर, ज़ात से निकलकर कौम की तरफ तवज्जो देनी है। उलामा साहब का ना मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं। अब भी हमें ऐसे ज़रूरत है कि हम कौम बने, और कौम हैं भी हम, चंद एक लोग हैं जो हम में से इससे डेविएट करते हैं, वो 47 में भी थे, अभी भी 5% लोग। सर लेकिन एक बात बताओ जो मुझे खूबसूरत बात लगती है, देखिए अच्छा लीडर जो होता है ना, जो अच्छा लीडर होता है वो एक अच्छा ह्यूमन बीइंग भी होता है। हिटलर भी कहने को एक लीडर था, दुनिया में कोई ऐसा इंसान है जो हिटलर बनना चाहता है? नहीं। लेकिन आज भी पाकिस्तान डे आता है, कोई भी ओकेजन आता है, लड़कों को देखें, लड़कियों को भी देखें, दे वॉन्ट टू ड्रेस अप एज जिन्ना। वाई?
बिकॉज ही वॉज अ गुड ह्यूमन बीइंग। उनका कोर अच्छा था, उनका ऑब्जेक्टिव और मोटिवेशन मैं को कुछ बनाना नहीं था, पाकिस्तान को कुछ बनाना था जिसमें हम सब इंक्लूडेड थे। जी अली। जुगन, मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे आपने अभी बात की कि अभी भी कायद-ए-आज़म जैसा लोग बनना चाहते हैं, तो मेरे अब्बा जो हैं वो जिना कैप पहनते थे और उस दौर में बहुत सारे लोग जिना कैप पहनते थे। तो मैं इस जिना कैप से बड़ा फेमिलियर हूँ कि जब घर में वो आते थे तो मैं भी उसको पहनता था। तो ये जो मोहब्बत है हमें विरासत में मिली है, और ये विरासत जब मैं स्टूडियो में अपने काम करता था, मेरी 3 बेटियां हैं, वो 3 बेटियां भी मेरे साथ बैठ जाती थीं, वो भी मुझे जो मैं ड्रॉ कर रहा होता था वो भी वो ड्रॉ करती थी। और हमने इस्लामाबाद में जहाँ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसकी नुमाइश की इफ्तिताह किया, हमने उस बच्चों के काम को भी इसका पार्ट बनाया। माशाल्लाह। वो इसलिए बनाया कि असल में जो ये मोहब्बत जनरेशन टू जनरेशन ट्रैवल कर रही है, एज ए आर्टिस्ट मुझे ज़रूरी लगा कि मैं इसको अपनी नेक्स्ट जनरेशन में मुंतकिल करूं। और वो जो मोहब्बत है वो हम सब के दिल में है, लेकिन चूँकि मैं आर्टिस्ट हूँ तो इसलिए मुझे लगा कि इस तरह से एक बड़ा अच्छा एक डेवलप होगा। कायद-ए-आज़म के बारे में वो जानेंगे, उनके करैक्टर के बारे में जानेंगे। भाई देखें, दुनिया में सबसे ज़्यादा ये बात कही जाती है, मैं क्या करूं, मैं क्या कर सकता हूं। आप कर रहे हैं ना, आप अपना हिस्सा डाल रहे हैं। जी, यही तो बात है, आप अपना हिस्सा डाल रहे हैं और आप अगली जनरेशन में आप जितना कर सकते हैं कर रहे हैं। जी, तो हर इंसान कर सकता है। आप हमारे लिए मोटिवेशन है कि भाई आपने अपने काम के अंदर ही अपने नेशन, अपने फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, द फादर ऑफ आवर नेशन को इनकॉर्पोरेट किया। बच्चियां भी उधर से मोटिवेट हुई, आपने अपने अब्बू से ये चीज़ ली, आप तो अपना फ़र्ज़ पूरा कर रहे हैं। जी बिल्कुल। क्या हम अपना फ़र्ज़ पूरा करें, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। जी, रफीक साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा जी कि कायद-ए-आज़म की ये ख्वाहिश भी थी, उनका एक था कि यहाँ पे मिनॉरिटी जो है ना उनको भी बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए। ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो जब ममदोट हाउस में बड़ा कायद-ए-आज़म बड़े अच्छे मूड में थे, वाला साहब के साथ भी गपशप की उन्होंने, और उन्होंने कहा कि आप एज़निक आपके पास जो है मिनॉरिटी के कोई शागिर्द है रखे। अपने वाला साहब ने कहा, ये मेरा एक हिंदू शागिर्द है, एक सिख शागिर्द है और एक क्रिश्चियन शागिर्द है। ठीक है, क्योंकि मुझे आप इसको कि आपके जो मीटिंग होती थी मैं वहाँ पे आया करता था, और आपने बड़ा इसको हाईलाइट भी किया कि मिनॉरिटीज़ को यहाँ पे आप बैलेंस एक में रखें। ठीक है, तो ये मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छा ही था। इसी व्यूअर्स, वही वाली बात है ना, हर बंदे को कोई ना कोई चीज़ ज़रूर टच करती है, अपील करती है, लेकिन एक चीज़ इंसान तभी पकड़ सकता है जब आपके पास टोटल नॉलेज हो। होता यह है कि हम कोई एक बात पकड़ लेते हैं और बस वही हमारी पॉइंट ऑफ मोटिवेशन बन जाती है। अल्टीमेटली जब तक आप एक पूरा, वो जो कहते हैं ना, जिस तरह आपने भी तस्वीरें देखी सारी टेबल के ऊपर स्प्रेड हुई हुई, उसी तरह जब आप हर एस्पेक्ट कायद का हमारे यूथ के सामने पुट फॉरवर्ड करेंगे, तो आई डोंट थिंक कि कोई ऐसा यंग पर्सन है जो मोटिवेट नहीं होगा और सुपरमैन और स्पाइडरमैन की जगह कायद-ए-आज़म नहीं बनना चाहेगा या मोहतरमा फातिमा जिन्ना नहीं बनना चाहेगा। अल्टीमेटली हम मोटिवेशंस क्रिएट करते हैं, हम ही दिखाते हैं ना बैठ के बार बार कार्टून के बच्चा कहता है कि जी मैंने भी वही बनना है। हमने कायद के बारे में क्यों नहीं बताते? अब तो इतनी प्यारी प्यारी व्यूअर्स इस्लामिक बुक्स भी आ गई हैं, हमारी पाकिस्तान की हिस्ट्री के ऊपर भी इंटरेस्टिंग यंग बच्चों के लिए किताबें आ गई हैं ताकि यंग एज पे मोटिवेशन पैदा हो। सो अब ये हमारे पे डिपेंड करता है। ओके, किचन में जल्दी से नज़र डालते हैं, क्या स्टेटस है? जी मैम, बिल्कुल सब कुछ रेडी है, हमारा मंगोलियन चिकन भी और साथ एग फ्राइड राइस भी। वंडरफुल, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आज के दिन आप लोगों ने अपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला। मैं चाहूँगी कि आज की गुफ्तगू को क्लोज़ करें। डॉक्टर साहब, आपके कुछ मोटिवेशनल वर्ड्स के साथ। मैं बड़ा एहसास फील कर रहा हूँ कि इतने बड़े बड़े आदमियों के साथ मैं बैठा हूँ, ख़ासकर इनकी जो आर्ट वर्क है, मैं पहले से जानता हूँ, मेरे कोलीग हैं, और ख़ासकर ये जो फ़ोटोग्राफ़र का इनका एजाज़ है, इनके ख़ानदान से ये चली आ रही है, तो मैं बड़ा खुश हो रहा था। इफ्तिखार ममदोट का जिक्र ऐसे लग रहा था मैं खुद उस वक्त मौजूद हूँ। इसी तरह डॉक्टर फरजाना ने जो बातें कही हैं, लेकिन जो आपने पैगाम देना चाहा, देखना पहले एक छुट्टी होती थी 11 सितंबर को, 25 दिसंबर की जो छुट्टी है वो छुट्टियों में जम हो जाती है। स्कूल्स कॉलेजेस में जो बच्चों को हमें ये पैगाम, जैसे इन्होंने कहा मैं अपनी बेटियां भी अब लेके चल रही हैं, वो इनहेरिटेंस चल रहा है आपका ना,
हमें स्कूल्स और कॉलेज में 9 जो सितंबर है उसको बड़े पैमाने पर हमारे बचपन में हुआ करता था। 11 सितंबर 11 सितंबर। अच्छा नहीं सर, लेकिन मैं एक बात बताऊं, मुझे आई प्रेफर कि छुट्टी ना दे, लेकिन वो सारा दिन फिर आप कायद को डेडिकेट करें, फिर आप एक्टिविटीज करें, आप प्लेज करें। यू सी बच्चे सीखते कैसे हैं? आपको पता है ऑडियो विजुअल जमाना है सर। अब जैसे कि इनकी बेटियां इंस्पायर्ड है क्योंकि वो मतलब इनके साथ बैठ के उन्होंने वो काम किया, तो छुट्टी ना करें, बट फिर वो पूरा दिन स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में इट शुड बी जस्ट काइड्स डे, और फिर बात भी सिर्फ उनके बारे में हो, बच्चे अपनी अपनी इंफॉर्मेशन लाएं, मतलब देयर इज सो मच टू डू सर। और मैं समझता हूँ कि जो कौमें अपने हीरोज़ को, अपने बड़े लीडर्स को, फाउंडर्स को वो भूल जाती हैं, उनकी तारीख बदल जाती है और उनका नक्शा बदल जाता है। जॉर्ज वाशिंगटन आज भी अमेरिका में इतने 100 साल गुजरने के बावजूद उसको जो इज़्ज़त, एहतराम और तकरीम हासिल है, गांधी को देख लीजिए इंडिया में, नेहरू में देख लीजिए, इसी तरह दुनिया भर में जो भी फाउंडर्स हैं, कायद-ए-आज़म जो फाउंडर बने, ये आसान नहीं था। एक ही वक्त में कांग्रेस से जंग, हिंदुओं से जंग, सिख मुखालिफ, फिर मुसलमानों का एक साइजेबल तबका मुखालिफ, और ये पाकिस्तान जो है वो खून की नदियाँ बहाकर बना है, और जिस शख्स ने नामुमकिन को मुमकिन किया वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे, और इनका पैगाम बच्चों तक पहुंचाना चाहिए, और हमें भी जैसे आपने कहा कुली तौर पर हॉलिस्टिकली पढ़ना चाहिए। सिर्फ एक आध पहलू पर ठीक है बात तो करने की मजबूरी, टाइम कंस्ट्रेंट, तमाम तर पहलुओं पर हमें देखना चाहिए। जी सर, आप कुछ कहना? मैं ये आपको साथ शेयर करूँगा कि 14 अगस्त वाले दिन हमारे जो लड़के हैं, बच्चों को बिल्कुल नहीं पता कि तहरीक पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान कैसे बना। मेरे पास जो फोटोग्राफ्स हैं, कम से कम 14 अगस्त वाले दिन ये जो लोग ट्रेनों पे आ रहे हैं, रेलों पे आ रहे हैं, ये बड़ा को लोगों को, बच्चों को बिल्कुल नहीं पता कि कैसे पाकिस्तान बना। तो ये 14 अगस्त को ऐसी ही फोटोग्राफ्स फ्लैक्स बन के लगने चाहिए और हर बच्चा देखे कि ये पाकिस्तान ऐसे बना, क्योंकि बच्चों को बिल्कुल नहीं पता। और वही चीज़ है ना व्यूअर्स, अब जैसे कि हम ऑन पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क, स्पेशली हम मॉर्निंग एट होम में आपने देखा कि 1 अगस्त से लेके 14 अगस्त तक डेली, सर आप भी आए, मैडम आप भी आई, और हमने डेली जो है ना एक सेगमेंट रखा शो के अंदर, डेली हाफ एन आवर 45 मिनट, जिस पे हम सिर्फ पाकिस्तान की बात करेंगे और पाकिस्तान की हिस्ट्री के डिफरेंट है। हमने 23 मार्च की हिस्ट्री को डिस्कस किया, 1940 में हमने डिफरेंट मतलब कायदे-ए-आज़म के 14 पॉइंट्स को डिस्कस किया, कोशिश लखनऊ पैक्ट को डिस्कस किया। बात यह कि कोशिश तो है, लेकिन अब ये इन्फॉर्मेशन जब तक पेरेंट्स और फैमिली मेम्बर्स तक नहीं पहुंचाई जाएगी तो फिर वही वाली बात है ना कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। सो यहाँ पे हम अपने शो को कंक्लूड करेंगे। सबका बहुत बहुत शुक्रिया अपने कीमती वक्त में से वक्त निकालने का, और व्यूअर्स एक खूबसूरत सा नगमा सुनते हुए हम अपने आज के शो को कंक्लूड करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।